नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन्स की बात करने जा रहे हैं। हमें पता है वाटर के बाद जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है ना सेल में, वो होता है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें क्या डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं प्रोटीन्स में। जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, जब हमने लिपिड्स पढ़े थे, तो हमने देखा था उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, पर नाइट्रोजन नहीं था। पर यहां पर नाइट्रोजन भी होता है। इसका मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज यहां पर नाइट्रोजन भी है और ये चारों चीजें यहां तो मस्ट है। इसके बाद मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स आर होमोपॉलीमर्स एंड कैन बी हेटेरोपॉलीमर्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक ही मोनोमर, जैसे ग्लूकोज के ही रिपीट होने से ग्लाइकोजन या कुछ बन रहा था, ठीक है, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन या कुछ भी एक ही चीज रिपीट होने से बन रहा था पॉलीमर। पर यहां और दोनों मतलब डिफरेंट चीजों के मिलने से भी एक पॉलीमर बन रहा था। हेटेरोपॉलीमर हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमने पढ़े नहीं। पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो होमोपॉलीमर्स नहीं होते, वो हमेशा हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। मतलब वो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स, हेटेरोपॉलीमर्स और अमीनो एसिड्स तरह तरह के अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। हमारे अर्थ पे टोटल 200 अमीनो एसिड हैं और जिसमें से अगर लास्ट में से एक जीरो हटा दो तो बचता है 20। तो 20 अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। मतलब सारे अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने की क्षमता नहीं रखते, दे कैन नॉट फॉर्म प्रोटीन। उन 200 में से सिर्फ 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं व्हिच कैन फॉर्म प्रोटीन्स। अब चलते हैं आगे। अब इतनी सारी बातें कर ली अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स एक बार देखे तो क्या होता है, क्योंकि अगर वो इतने इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से ही बन रहे हैं, तो पहले बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फो कहीं पर वर्ड आता है, इसका मतलब दो गुला, मतलब एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड भी है और ये बेस भी है। मतलब एसिड ग्रुप इसमें COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और बेस के लिए जो नाइट्रोजन था ना, ये बेस ग्रुप बनाता है, दैट इज अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो NH2 इज द अमीनो ग्रुप एंड COOH इज द एसिडिक ग्रुप। तो एसिड और बेस दो ग्रुप्स होने की वजह से न्यूट्रलाइज होकर एम्फोटेरिक बन जाता है। सबसे इजी एग्जांपल एम्फोटेरिक, कोई भी अगर मैं एक बार ये चैप्टर बंद कर दूं, केमिस्ट्री क्लासेस शुरू करूं, तो उसमें मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊंगा कि एम्फोटेरिक कंपाउंड, सबसे इजी एम्फोटेरिक कंपाउंड है वाटर। वाटर ना तो एसिडिक होता है, वाटर ना ही बेसिक होता है, वो होता है एम्फोटेरिक। ठीक है, वो एसिड बेस दोनों की तरह से बिहेव कर सकता है। तो एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स नहीं होते जो न्यूट्रल होते हैं, पर एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो या तो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, दोनों में से एक। और वाटर एक ऐसा कंपाउंड था। अब आ जाओ वापस अमीनो एसिड्स में। तो मतलब अमीनो एसिड भी एसिड या बेस की उसमें फॉर्म में प्ले कर सकता है रोल, एसिड भी हो सकता है बेस। तो बेसिकली जो अमीनो एसिड है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में होता है। उससे पहले मैं यहां बता देता हूं कि अमीनो एसिड्स तो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ये CH4 होते हैं। मतलब इसमें कार्बन के साथ लगने वाले 4 हाइड्रोजन्स में जो होते हैं, ये जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हटा के, हाइड्रोजन ग्रुप हटा के जब कुछ और लग जाता है तो वो बन जाता है अमीनो एसिड। मतलब अमीनो एसिड इज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये मीथेन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से बनता है। ठीक है, तो कैसे, जैसे अगर मैंने यहां पर लिया एक कार्बन है और ये H है, तो कार्बन मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो 1 2 3 4, तो दो तो यही हो गए, एक तो COH ग्रुप हो गया और एक NH2 ग्रुप हो गया। ये तो परमानेंट रहने ही रहने हैं। तो एक NH2 अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये CO ग्रुप हो गया। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है R। अब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये जब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है तो ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ज्विटर आयन क्या होती है वो देखते हैं। ज्विटर आयन वो आयन होती है जो कि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इधर से उधर डोलती रहती है। मतलब अभी समझना, जब मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं बेटा, तो यहां पर मैंने बताया COH और NH2 होता है। COH अगर ऐसे ही रहता है, हाइड्रोजन ऐसे ही रहता है, R ऐसे ही रहता है, R में जो भी हो ऐसे रहता है, पर NH2 एक हाइड्रोजन दे के NH3 प्लस बन जाता है। ठीक है, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो दे के ये NH3 पॉजिटिव बन गया। ऐसे ही अगर ये COO माइनस है, सॉरी उल्टा हो गया, देने वाला बुरा बन जाता है नेगेटिव और लेने वाला बन जाता है पॉजिटिव। इसने हाइड्रोजन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और इसने हाइड्रोजन अपना दे दिया तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो COH है ये COH की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये CO- की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है।
कहने का मतलब ये है कि जो NH2 है ये NH2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और NH3+ की इसने क्योंकि ले लिया तो लेने वाला हो जाता है अच्छा, जबकि ये रियल लाइफ में गंदी चीज है कि जिसने ले लिया, किसी का चोरी कर लिया, इसने चोरी तो किया हाइड्रोजन, तो चोरी करने वाला हमेशा अच्छा बन जाता है, सच्चा बन जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल लग रहा है कि इसने चोरी करी है, सच्चा बन गया, अच्छा बन गया, और जिसने चोरी नहीं करी, जिसने दान किया, वो सबकी आंखों में बुरा बन गया, नेगेटिव। तो NH3+ और CO- ये इन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ये ज्विटर आयन है ना, जो ये अमीनो एसिड है ना, ये ना ही इस फॉर्म में है ना ही इस फॉर्म में, पर इनका एक इक्विलिब्रियम है इस फॉर्म का, कि यहां पर हम मान लेते हैं कि CO- और NH3+ इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ऐसे आयन जिसमें पॉजिटिव भी है, जिसमें नेगेटिव भी है, जिसमें COH ने अपना एक माइनस दे भी दिया किसी और कंपाउंड को, NH2 ने अपना एक H ले लिया तो वो पॉजिटिव बन गया, तो इनमें दोनों मिल जाते हैं। अब ये किसको दिया, किससे लिया, कहां किया, वो सारी रिएक्शंस है। इसने इससे तो नहीं लिया है, या इससे भी लिया, या किससे लिया, वो हमारे काम की बात नहीं है। काम की बात यह है कि एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो अमीनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब CO के ऊपर हमेशा नेगेटिव रहेगा और NH3 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। वो कभी ऐसा भी बन सकता है कि NH2 ऐसा ही रहे और CO पे माइनस आ जाए, वो कभी ऐसा भी बन सकता है। तो मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। ये तो लव ट्रायंगल बन गया, ये तो क्या बन गया, लव ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था ज्विटर आयन का। तो दिस इज ज्विटर आयन एंड दिस इज हाउ अमीनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अमीनो एसिड ऐसे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया फॉर्टेरिक आपको एसिड ग्रुप यहाँ होता है, बेसिक ग्रुप। अब ये R ग्रुप में हम नई नई चीजें लगा के वो नेक्स्ट वाली उसमें देखेंगे आगे कि R ग्रुप में अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो क्या बनेगा, वो खैर छोड़ के अभी हम बात करते हैं 20 अमीनो एसिड्स की। तो 200 में से सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। उन 20 में भी आधे मतलब 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी, जिसकी मुझे जरूरत है, जो मैं खुद काम नहीं कर पा रहा हूं उसकी मुझे जरूरत है ना, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, एसेंशियल। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी बॉडी अमीनो एसिड नहीं बना पा रही है तो मुझे बाहर से चाहिए, तो मैं जो बाहर से ले रहा हूं वो मेरी नीड है, वो मेरा एसेंशियल है, क्योंकि मैं वो खुद नहीं बना पा रहा। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं और हमें बाहर से चाहिए होते हैं, वो होते हैं एसेंशियल। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी भरपूर बना लेती है और हमें बाहर से नहीं चाहिए होते हैं, दे दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, नॉन एसेंशियल। डिफरेंस क्लियर हुआ? तो एसेंशियल मतलब नॉट मेड इन द बॉडी सो नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, एंड नॉन एसेंशियल मतलब मेड इन बॉडी, बॉडी में बनते हैं तो नॉट नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो ये 10 होते हैं, 10 होते हैं, दोनों मिलकर 20 बना देते हैं। तो इसमें बस यही था कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, कितने होते हैं, और तीसरा पॉइंट है इनके एग्जाम्पल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे एग्जाम्पल्स तो लर्न नहीं करने होते हैं, हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। दिस इज अ ट्रिक, ट्राई हिज वैली अर्जुन। मेरा एक फ्रेंड है अर्जुन, मैं उसको कह रहा हूं अर्जुन तू उसकी वैली जाके ट्राई कर, ठीक है। तो ट्राई हिज वैली अर्जुन, ठीक है। तो ट्राई इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक टाइप का होता है अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड? एसेंशियल। हिस्टडीन, हिस्टामीन नहीं, हिस्टडीन। तो हिस्टडीन भी एक अमीनो एसिड है, और हिस्टडीन पुत्र कौन सा हो गया? एसेंशियल। वैली, तो वैली में LVAL, वैलीन, या आप डीएनए में पढ़ोगे बड़े अच्छे से, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में वगैरह में पढ़ोगे। तो वैलीन, वैली में आता है लाइसीन, अर्जुन आर्जिनिन। तो यहां 5 लर्न करो ट्राई हिज वैली से, ट्राई हिज वैली अर्जुन से, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, वैलीन, लाइसीन एंड अर्जुन से आर्जिनिन, ठीक है। तो ये आप 5 लर्न कर लो, ये ट्रिक हो गई, ठीक है। ट्राई हिज वैली अर्जुन से आप याद कर सकते हो। या एसेंशियल अमीनो एसिड ये 5 है। नॉन एसेंशियल लर्न करने का है तेरी गल्ला सर ते पार। मतलब तेरी गल्ला सर से पार मतलब मुझे तुम्हारी, पंजाबी में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। जैसे आप लोगों को मेरी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बोलोगे सर तुम्हारी तेरी गल्ला था सर ते पार, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर एनी सेंटेंस। तो तेरी गल्ला सर ते पार पंजाबी विच हम बोलते हैं। सो फ्रॉम इट तेरी, तेरी इज फॉर टाइरोसिन, ठीक है। गल्ला में GAL इज फॉर ग्लाइसिन। गल्ला में A लगा दो ऐसे, तो गल्ला AAN इज फॉर एलेनिन, ठीक है। ALA गल्ला, तो गल्ला देखो गल्ला में ALA आ रहा है ना, तो ALAN भी आ रहा है, तो ALANIN, तो एलेनिन भी बन जाता है, और यही है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, टाइरोसिन, सर ते पार, तो सर इज SER, सर, सीरीन, ठीक है। सीरीन भी एक अमीनो एसिड हो गया।
से, सर से, तो से इज सिस्टीन, सिस्टीन, और पार इज प्रोलीन, ठीक है, पार इज प्रोलीन। तो आपको बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे लर्न हुए होंगे, कितने सारे हुए देखो, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, वेलिन, लाइसिन, आर्जिनिन, 5 ही हो गए। छठवां टायरोसिन, 7वां ग्लाइसिन, 8वां एलेनिन, 9वां सीरीन, 10वां सिस्टीन, 11th प्रोलीन। आपको ये लर्न हुए हैं, ठीक है, 11 अमीनो एसिड्स लर्न हो गए। एक चीज और, नॉन एसेंशियल में सारे एसिडिक अमीनो एसिड्स आते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड भी नॉन एसेंशियल में आएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। तो तेरी गल्ला सरते पार से आपको 1 2 3 4 5 6 लर्न हो जाएंगे। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है, लिटरली बहुत काम में आती है, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप इन ट्रिक्स को लर्न कर लो। तेरी गल्ला सरते पार और ट्राई हिज वैली अर्जुन, तो इससे आपको अमीनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल डिफरेंशिएट करने में बहुत इजी रहेगा, और अमीनो एसिड्स के कुछ नाम भी आपको इसकी हेल्प से लर्न हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 3 अमीनो एसिड्स लर्न करने हैं। आर ग्रुप, आपको बताया था अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, तो अगर आर जहां होता है वहां पर अगर एक हाइड्रोजन लग जाए तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ NH2 और यहाँ COH। और ग्लाइसिन इसीलिए बोला जाता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, बिकॉज उसमें आर ग्रुप हाइड्रोजन होता है, सिंपल। अगर आर ग्रुप यहाँ पर CH3 हुआ तो एलेनिन, अगर आर ग्रुप CH2OH हो गया, मतलब वहां पर एक CH2 के साथ OH अल्कोहलिक ग्रुप लग गया तो हो गया सिरीन। तो CH2OH लगता है आर ग्रुप की, अगर यहाँ पर CH2OH लग गया तो सिरीन, अगर यहाँ पर CH3 लग गया तो एलेनिन, और यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन लग गया तो ग्लाइसिन। तो एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप लर्न कर सकते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। आर की जगह बस हाइड्रोजन CH3 या CH2OH लगा के इनके पर्टिकुलर वो बन जाएंगे स्ट्रक्चर्स। NH2, COH और H सेम रहेगा, ठीक है। बात करते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की अभी हमने बात करी थी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड्स 3 टाइप के और होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मतलब कैसा उनका नेचर होता है। सो आइदर दे कैन बी एसिडिक, अल्कलीन या बेसिक, और दे कैन बी न्यूट्रल। अगर यहां पर COH NH2 के अलावा एक और COH ग्रुप R वाले ग्रुप में एक और COH प्रेजेंट है तो हो जाएगा एसिडिक। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर R ग्रुप में एक और COH हो जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा COH आ जाएगा, तो वो बन जाएगा R ग्रुप एसिडिक, तो ये पूरा अमीनो एसिड एसिडिक। अगर R ग्रुप में NH2, एक NH2 बेस को रिप्रेजेंट पहले ही कर रहा है, अगर R ग्रुप में एक और NH2 आ गया, एक और बेस आ गया, तो ये बन जाएगा बेसिक या एल्कलीन। और न्यूट्रल बोलेंगे तो R ग्रुप में कुछ भी हुआ, H हुआ, CH3 हुआ, CH2OH हुआ, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अगर R ग्रुप में NH2 है कहीं पर भी तो हो गया एल्कलीन या बेसिक, अगर R ग्रुप में COH है कहीं पर भी तो हो गया एसिडिक। तो एसिडिक होने की वजह से यहाँ COH आपको पता स्वीटराइड की फॉर्म में COO- फॉर्म कर लेता है, तो ये दोनों तो बैलेंस हो जाते हैं। फिर यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज आ जाएगा स्वीटराइड की फॉर्म में, तो नेट चार्ज माइनस हो जाएगा। ये लर्न करना तो करना, नहीं करना तो मत करना, कि यहाँ पर नेट चार्ज फिर इस पे माइनस आ जाएगा। ऐसी बेसिक में NH2 जो है वो NH3 प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो नेट चार्ज बेसिक पे प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो एसिडिक के बड़े इजी होते हैं, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, जिसके भी नाम के आगे एसिड लग गया बस 2 ही होते हैं, वो हो गया एसिडिक अमीनो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो एसिडिक अमीनो एसिड्स। बेसिक का लर्न करने के लिए एक ट्रिक होती है हल चलाओ, ठीक है। तो हल इज हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, हम यहाँ एलेनिन नहीं कर देना, आर्जिनिन करना। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन ये तीनों बेसिक हो गए, और बाकी के जो 15 बचे जिसमें एलेनिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सब न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो इन तीनों में NH2 होगा, इन दोनों में COH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, इन तीनों में NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होगा R ग्रुप में। तो ये होगा टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नेट चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव, नो नेट चार्ज। एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, और बाकी के 15 न्यूट्रल। अब बात करेंगे जिसमें ट्रिप्टोफैन, जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन बनाने में, उसमें जो एक ट्रिप्टोफैन होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड माना जाता है, और सबसे सिंपलेस्ट कौन सा हो गया, ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। और R ग्रुप अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड बना देता है ट्रिप्टोफैन, और ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस रेगुलेट करता है। मतलब ये आपको लर्न करना तो करना, नहीं करना मत करना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और PTT जो कि होता है फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन यही वाला, और टायरोसिन, ये तीनों ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग इनमें प्रेजेंट होती है। ये लर्न करना तो करना, नहीं करना तो मत करना। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, ये हो गए एरोमेटिक अमीनो एसिड बिकॉज दे हैव बेंजीन रिंग इन देम, एंड ट्रिप्टोफैन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। अब चलते हैं प्रोटीन्स पे।
प्रोटीन्स के 4 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो अब हम इन स्ट्रक्चर्स को बात करने वाले, अभी तक हमने बात करी थी अमीनो एसिड्स की, हम बात करेंगे प्रोटीन्स की कि प्रोटीन किस तरीके में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो प्रोटीन है वो एक स्ट्रेट चेन जैसा है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में फर्स्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं एन से और लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। याद करने का तरीका, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में एन पहले आता है सी बाद में आता है, एन पहले आता है सी बाद में आता है, दैट इज व्हाई न्यूयॉर्क सिटी। तो एन पहला अमीनो एसिड, चेन का एंडिंग अमीनो एसिड सी से रिप्रेजेंट होता है। ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, दो अमीनो एसिड के बीच में मिलने वाली बॉन्ड होती है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट होती है और कोई बॉन्ड नहीं होती है, इसलिए लीस्ट अनस्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होने की वजह से हमारी बॉडी में कहीं नहीं मिलता, बस राइबोसोम जब नए बन जाते हैं हमारी बॉडी में तो उनमें थोड़े से देर के लिए हमें दिख जाता है। तो बोल देते हैं न्यूली फॉर्म्ड राइबोसोम्स में हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर मिलता है। ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है, मोस्ट अनस्टेबल होता है। और ये हमें क्यों हेल्प करता है फिर, अरे भैया इतना अनस्टेबल है तो हम 1 डिग्री को क्यों यूज करते हैं, क्या इसका कोई यूज भी है? हाँ जी, इसका यूज ये है कि इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि चेन में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मतलब स्टडी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड हैं, बिकॉज प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। बहुत सारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए कौन से अमीनो एसिड है हम 1 डिग्री का यूज करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, हम सिंपली देख सकते हैं। बात करेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, जिसमें जो स्ट्रेट चेन थी वो कॉइल हो जाती है। तो प्रोटीन जो स्ट्रेट चेन में था वो कॉइल हो जाता है, कॉइलिंग की वजह से अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होती है, साथ में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा हो जाती है। 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री की स्टेबिलिटी क्यों? इसीलिए बिकॉज वहां पर हमें मिल जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पाइरली कॉइल्ड हो गया, और एच बॉन्ड है इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई। ये 2 तरीकों में पाया जाता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स को तो अल्फा हेलिक्स ये चलो, बीटा हेलिक्स को हम बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर। अल्फा में क्या होता है, वैसे तो दोनों में ही ये स्पाइरली कॉइल होता है। अच्छा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी प्रोटीन की कॉइलिंग हो रही होगी तो कॉइलिंग हमेशा राइट हैंड साइड पे होगी, मतलब जब भी प्रोटीन की ये चेन घूम रही होगी ये हमेशा राइट हैंड साइड कॉइलिंग होगी, मतलब राइट हैंड साइड पे घूमना शुरू होगा, लेफ्ट पे ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड कॉइलिंग ही हमें देखने को मिलती है प्रोटीन्स में। अल्फा हेलिक्स में यही हो गई। अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो जनरली हमें मिलता है हमारे बालों में, ह्यूमंस के हेयर में हमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है कैरेटिन में, हमारे बालों में कैरेटिन प्रोटीन होता है, कैरेटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होता है। बीटा हेलिक्स हमें मिलता है सिल्क पता नहीं से कपड़े बनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, तो सिल्क में प्रोटीन होता है फाइब्रोइन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन में मिलने वाला सिल्क में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा? फाइब्रोइन प्रोटीन। और फाइब्रोइन प्रोटीन में मिलने वाला कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का? 2 डिग्री कौन सा? बीटा प्लेटेड शीथ स्ट्रक्चर या बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बीटा और अल्फा में ये डिफरेंस है कि अल्फा तो पूरा स्पाइरली कॉइल्ड होता है और बीटा जो है वो थोड़ा सा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर होता है। प्लीटेड मतलब साड़ी के प्लीट्स जैसा, मतलब जिगजैग। प्लीटेड आपको पता है ना क्या होता है, साड़ी में जो चुन्नटें डलती हैं, है ना, या पेपर को हम फैन फोल्ड करते हैं तो वो प्लीट लाइक का जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। तो प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर इसलिए बोल देते हैं बिकॉज ये जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा कॉइल्ड होता है। बीटा हेलिक्स जो होता है वो थोड़ा सा प्लीटेड होता है, इसलिए हम इसको प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मिलता है फाइब्रोइन प्रोटीन में जो कि होता है सिल्क में। 3 डिग्री की बात करेंगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, अच्छा NaCa, ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड लास्ट अमीनो एसिड। बात करते हैं 3 डिग्री टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो इसमें क्या होता है, ये जो हेलिक्स था वो और घूम के एक ग्लोबुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसा लगता है मानो एक ऊन की बॉल हो, एक वुवन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो वुवन बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमें कहां मिलता है? टर्शियरी। तो टर्शियरी में पेप्टाइड बॉन्ड तो होती है अमीनो एसिड के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, पर ये 2 डिग्री और 1 डिग्री से और ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होती हैं, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होती हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड्स, इसमें तो अनगिनत बॉन्ड्स होती हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन तीनों में 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा 3 डिग्री का टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। इसमें क्या होता है, जो हेलिकल था वो और घूम के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये बॉल लाइक को हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये हमें मोस्ट फाउंड स्ट्रक्चर, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा 3 डिग्री में ही मिलता है।
ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा 3 डिग्री या टर्शियरी स्ट्रक्चर में मिलेगा या ग्लोबुलर या वोवन बॉल लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा। बात करते हैं 4 डिग्री स्ट्रक्चर की। 4 डिग्री में क्या होता है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। 4 डिग्री इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी में क्या होता है, ये होता है, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर 4 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला स्ट्रक्चर तो ये है, पर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, 4 डिग्री। लीस्ट स्टेबल या अनस्टेबल स्ट्रक्चर है प्राइमरी। ठीक है, सबसे कम बॉन्ड्स इसमें, सबसे ज्यादा बॉन्ड्स इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल सब यूनिट्स बॉन्डेड। इसमें जैसे अगर एक की ये है, मतलब एक सपोज ये सब यूनिट है, ऐसे ही 4 या 5 या 2 सब यूनिट्स भी आके उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाती है। सपोज अगर एक सब यूनिट ये है तो इसकी सब यूनिट तो एक ये है, एक इसी के जैसा और होगा तो सी से किसी का एन आके ज्वाइन हो जाएगा, इसके सी से किसी का एन आके ज्वाइन हो जाएगा। तो 2 सब यूनिट्स या 2 से ज्यादा सब यूनिट्स जब मिल जाती हैं, जब बॉन्ड हो जाती है डिफरेंट इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल है, वो दूसरा जो आएगा वो दूसरा इंडिविजुअल होगा। तो जब डिफरेंट इंडिविजुअल सब यूनिट्स आके मिल जाती हैं, उनमें बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो बना देता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये 2 मिल रही है या 2 से ज्यादा मिल रही है, इसमें ये 2 मिलने वाली सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, आयरन कंपाउंड, उसमें उसका फॉर्मूला होता है Hb। उसमें अल्फा 2 बीटा 2, मतलब 2 अल्फा की सब यूनिट्स होती हैं और 2 बीटा, मतलब वहां पर 2 तो अल्फा वैल्यू होती हैं, 2 सेम होती हैं और वो अल्फा होती हैं, और 2 दूसरी अलग सेम होती है, वो 2 बीटा होती हैं। तो और अल्फा 2 और बीटा 2 मिलके बना देता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिलता है और इसका फॉर्मूला होता है Hb। और अगर हम केमिकली बात करें, इसमें सब यूनिट्स की बात करें, तो इसमें 4 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा की और 2 बीटा की, मतलब एक अल्फा दूसरे अल्फा से जुड़ेगा, दूसरा अल्फा तीसरे बीटा से जुड़ेगा, तीसरा बीटा चौथे बीटा से जुड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा ऐसे मिलकर 4 सब यूनिट बन जाती है, 2 अल्फा की और 2 बीटा की। तो सब यूनिट 4 हो गई ही, 2 अल्फा जैसी होंगी, 2 बीटा जैसी होंगी, और मिलकर ये बना देता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट इंडिविजुअल सब यूनिट्स आर बॉन्डेड टू फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एग्जांपल हीमोग्लोबिन। तो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। और ये मिलते हैं राइबोसोम्स में, कैराटिन में, सिल्क में, दैट इज फाइब्रोइन प्रोटीन में, मोस्ट बाउंड स्ट्रक्चर, और यह हमें मिलता है हीमोग्लोबिन में अल्फा 2 बीटा 2 की फॉर्म में। अब चलते हैं प्रोटीन क्या होते हैं थोड़े से और डीपली। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, मतलब बड़े सारे अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर होमोपॉलीमर्स एज वेल एज हेटेरोपॉलीमर्स, मतलब अगर एक ही टाइप के पॉलीसेकेराइड, मतलब एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड से बन रहे हैं तो वो हो गए हेटेरो, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और अगर अलग अलग मोनोसेकेराइड्स हो रहे हैं तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। पर जो प्रोटीन होते हैं उसमें होमो नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसमें तो हेटेरो ही होता है। उसके साथ साथ ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब अमीनो एसिड्स के बीच में तरह तरह की पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिलती हैं, मतलब इसमें बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलती हैं। इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड बताऊंगा मैं क्या होती है। ठीक है, उससे पहले जो बोर्ड्स में और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटीन से यही है, बोर्ड्स प्लस नीट के लिए, कि प्रोटीन्स का यूज क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन, आपने अगर सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, यहाँ पर प्रोटीन्स ही वो मॉलिक्यूल होता है जो न्यूट्रिएंट्स को सेल के बाहर है तो अंदर ले जाते हैं और अंदर है तो बाहर ले जाते हैं। मतलब प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं और वो सेल के अंदर वाले न्यूट्रिएंट्स को बाहर ले जाते हैं, बाहर वाले न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ में प्रोटीन फाइट करते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। जो हमारी बॉडी में बच्चों एंटीबॉडीज बनती है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, वो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही होती हैं। तो ये फाइट करने में हेल्प करता है इन्फेक्शियस डिसीजेस, एंटीबॉडीज की फॉर्म में। तो प्रोटीन्स इज एंटीबॉडीज बिकॉज इट हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शियस डिसीजेस। इट फॉर्म्स हार्मोन्स, हमारे जो हार्मोन्स है वो भी प्रोटीन के, एग्जांपल इंसुलिन। हमारी बॉडी में मिलने वाली काफी सारी एंजाइम्स या मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, 95% ऑफ द एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में है, या 98% ऑफ द एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में, वो प्रोटीन से बनती है। एग्जांपल ट्रिप्सिन। ठीक है, तो बॉडी में मिलने वाली एक प्रोटीन एंजाइम का नाम बताओ, ट्रिप्सिन। बॉडी में मिलने वाले एक प्रोटीन हार्मोन का नाम बताओ, इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है बहुत अच्छे से। तो ये दोनों इंसुलिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन से बनता है। इंसुलिन हार्मोन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। बात करते हैं ये रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स। अगर मुझे स्मेल लेनी है तो जो हमारे बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, जैसे अगर मैंने यहाँ कुछ खाना बना रहा हूं तो उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं मेरी नोज में, या कुछ फील करने के लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं मेरे हाथ में, स्किन में। तो ये जो रिसेप्टर
रिसेप्टर्स या हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं या किसी भी चीज के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, आईज के विजन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो सारे रिसेप्टर्स मिलते हैं प्रोटीन से। और ये ताजुब की बात भी नहीं है क्योंकि प्रोटीन वाटर के बाद मिलने वाला सबसे ज्यादा चीज है, मतलब पानी के बाद सबसे ज्यादा सेल में मिलने वाली चीज प्रोटीन ही होती है। उसके बाद बात करें तो इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स इनटू सेल। सेल बाहर अगर ग्लूकोज है उसको अंदर जाना है तो एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं GLUT4। नाम याद करेंगे, GLUT4। क्या? GLUT4। तो GLUT4 वो प्रोटीन है जो बाहर वाले ग्लूकोज को छीन के कहता है बेटा अंदर आ जा सेल के। तो GLUT4 वो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को बाहर से अंदर सेल के। बात करेंगे फॉर्म्स इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटर नहीं, इंटरा मतलब बिटवीन सेल्स जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो भी प्रोटीन से बनता है जो कि कोलेजन बनाता है, ठीक है। तो इंटरा मतलब सेल के विद इन, इंटरा है, ठीक है। इंटर मतलब बिटवीन टू सेल्स, इंटरा मतलब विद इन वन सेल। तो विद इन सेल के अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है कोलेजन बनाता है। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड की, एनिमेलिया की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है। पर अगर मैं कहूं सृष्टि में मिलने वाला, मतलब सॉरी अर्थ में मिलने वाला, बायोस्फीयर में जहां बायोटिक और एबायोटिक चीजें लिविंग इन नॉलेज, वहां सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन क्या होता है? वो होता है रिबिस्को। ये आप आगे पढ़ेंगे प्लांट वाले चैप्टर्स में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये रिएक्शंस करवाने में बहुत हेल्पफुल होता है और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है बायोस्फीयर का। एनिमल वर्ल्ड का पूछा तो सेलुलोज, बायोस्फीयर का पूछा तो रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है तो याद करेंगे, राइबुलोज बाइफॉस्फेट बिस मतलब बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, सी फॉर कार्बोक्सिलेज, ओ फॉर ऑक्सीजनेज। यहां आर बी सी और ओ का कैपिटल है, यू आई और एस स्मॉल है। तो रुबिस्को में राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसकी फुल फॉर्म है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल किंगडम में है। आपको कोलेजन, GLUT4 रिसेप्टर्स, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, याद रखना इसके यूजेस। और पॉलीपेप्टाइड्स होती है जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड्स होती हैं। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोटीन में, जब हम इनको पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होती है, ठीक है। चल आओ सुनाऊं पॉलीपेप्टाइड की एक कहानी। टुरुरुरुरु। तो एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में पाई जाने वाली बॉन्ड होती है पेप्टाइड बॉन्ड होती है। पेप्टाइड बॉन्ड बनती है डिहाइड्रेशन से, पानी के रिमूवल से। अरे ये तो हमने पहले भी वर्ड सुना है। अरे ये तो मैंने आपको तब बताया था जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रहा था। मतलब जितनी भी बॉन्ड्स बनती है, चाहे वो ग्लाइकोसिडिक हो चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड हो, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं हो, बॉन्ड हो, तो वो बनती है डिहाइड्रेशन से, पानी के रिमूवल से। पानी खींच के निकाल लेते हैं। अच्छा, पानी यहां और यहां दो अमीनो एसिड के बीच में से किनके बीच में निकलेगा? तो हमें पता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड के COH ग्रुप में से, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो है वो वाला OH और NH2 का H, ठीक है। NH2 में 2 H है तो वो कहता है तेरे पास 2 है, ला मुझे एक दे दे। ऐसे खोल दो इसको। चलो, ये एक OH यहां से, एक O, एक H COH से और एक H NH2 से लेके खींच के निकल जाता है पानी बाहर, डिहाइड्रेट हो जाता है। मतलब पानी का रिमूवल हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर से या डिहाइड्रेशन से मिलके बनती है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये H2O निकल गया, बन जाएगा यहां पर एक रिजल्टिंग पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के मिलने वाली बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे अमीनो एसिड के बीच में होती है, ठीक है। अमीनो एसिड ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इनमें बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, इसलिए हमने बोल दिया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। और ये हेटेरो पॉलीमर्स है क्योंकि अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स भी अलग अलग बनेंगी, ठीक है। इसमें कोई और, इसमें कोई और, तो इसमें बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, ये अमीनो एसिड 1 है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? N। और ये लास्ट है अगर सपोज 4 तो इसको मैं बोल दूंगा क्या? C, न्यूयॉर्क सिटी। तो ये N, ये C, न्यूयॉर्क सिटी। आपकी बुक में डायग्राम दे रखे, इसको मत देखना, बड़ा ही बकवास है। तो इतना याद कर लो, पेप्टाइड बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनती है, वाटर के रिमूवल से बनती है, बिटवीन COH ऑफ पहले वाला अमीनो एसिड का COH और आगे आने वाले अमीनो एसिड का NH2 से निकल जाता है पानी, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स पे। अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स, पर उससे पहले मैं आपको इन कुछ टर्म से रूबरू करवा देता हूं। तो रूबरू करते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस बेसिस। ये चैप्टर हम डीपली पढ़ते हैं क्लास 12th में, पर यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है क्योंकि ये भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, रेटे रेट में आते हैं।
तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स ऐसी होती है, केमिस्ट्री का वर्ड है, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं, नाम होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन और ग्वानिन जो है, एडेनिन और ग्वानिन ये एक तरीके के होते हैं, जबकि थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल दूसरे टाइप के होते हैं। मतलब दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं भाई हमें। एक इनका स्ट्रक्चर पांचों का अलग अलग है, पर जो हम बात करते हैं ना कि बिहेव कैसे कर रहे हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन एक तरीके से बिहेव करते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल एक तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब बात करते तो नाइट्रोजनस बेसिस आपको याद करना है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये हो गए नाइट्रोजनस बेसिस। ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। अगर मैं नाइट्रोजनस बेस में एक शुगर ऐड कर देता हूं, शुगर हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने तो डाइसैकेराइड भी पढ़ी थी, हमने मोनोसैकेराइड भी पढ़ी थी, हमने पॉलीसैकेराइड भी पढ़ी थी, तो यहां पर बात करेंगे मोनोसैकेराइड की। और मोनोसैकेराइड में भी हम बात करेंगे पेंटोस की। मतलब अगर पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर अगर मैं नाइट्रोजनस बेस पे अटैच कर देता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने एडेनिन लिया और उसमें मैंने एक मोनोसैकेराइड ऐड कर दी, मोनोसैकेराइड ले ली और एडेनिन में ऐड कर दी, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। एडेनिन और ग्वानिन एक तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाम पूछ लेता है कि एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, तो एडिनोसिन। मतलब जो एडेनिन और ग्वानिन है उसमें आगे ओसीन लग जाता है, ठीक है, ये हट के ओसीन लग जाता है, जबकि थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल में आगे वाला हटके, सॉरी पीछे वाला हटके लग जाता है ईडीन, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड बनने वाली का नाम क्या हुआ, एडिनोसिन, ओसीन लग जाता है एडेनिन में, तो एडिनोसिन। ग्वानिन और एडेनिन एक जैसे है तो ग्वानोसिन, थाइमीन है तो थाइमीडीन, ईडीन लग जाता है प्लस ईडीन, साइटोसिन प्लस ईडीन साइटिडीन, यूरेसिल प्लस ईडीन इज यूरिडीन। तो अगर आपको पूछा जाए यूरिडीन, साइटिडीन, ग्वानोसिन, एडिनोसिन, थाइमिडीन ये क्या है, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर आपको पूछा जाए एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड बताओ तो ओसिन लगा देना एडिनोसिन। पूछा जाए साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड बताओ तो ईडीन लगा देना साइटिडीन, ठीक है। तो मतलब अगर हम कर क्या रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस इनमें से किसी में भी अगर हम एक मोनोसैकेराइड की शुगर, पेंटोस शुगर लगा दे रहे हैं तो बन जा रहे हैं ये चीजें, इनको हमने बोल दिया न्यूक्लियोसाइड। अब अगर हमने शुगर में एक तरफ तो नाइट्रोजनस बेस ऐड किया, अगर इधर भी मतलब एंड होता है खाली, यहाँ ये सब खाली एरिया है, अगर इनमें खाली एरिया में मैं कहीं पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं, मतलब पी ग्रुप लगा दूं, पी ग्रुप आप आगे जनरली आप पी ग्रुप ही लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं, पी ग्रुप लगा दूं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलके एस्टरिफाइड हो जाते हैं, मतलब इसमें एस्टरिफिकेशन होती है, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होती है। कौन सी बॉन्ड फॉर्म होती है, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होती है। तो एस्टर बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, पर यहाँ पर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस हो रहा था तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा था। तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप एस्टरिफाइड होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, अब ये दोनों एक तरीके से होंगे तो एडिनोसिन था ना, एडिनोसिन की जगह हो जाएगा एडिनाइलिक, मतलब यहां के बाद का हट के, ई के बाद का हट के ओसिन हट जाएगा पूरा और लग जाएगा नाइलिक एसिड, ठीक है। तो एडिनोसिन या एडिनिन का बन गया एडिनाइलिक एसिड, ग्वानोसिन का या ग्वानिन का बन गया ग्वानाइलिक एसिड। पर इनमें क्या लग जाता है, इसमें डाइलिक, मतलब आगे वाला डी तक रहेगा, ये इन तीनों में डी है ना कॉमन, ईन हट जाएगा, बस ईडीन लगाया था ना तो ईडीन का आईएन ही हट जाएगा और आ जाएगा वाइलिक, ठीक है। तो थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। एडिनोसिन, ग्वानिन, थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरिसिल, ये आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या और बने कैसे, किसमें क्या ऐड करना है, किसमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें शुगर के साथ क्या जुड़ रहा है, किसमें शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप एस्टरिफिकेशन हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ के संबंध बना रहे हैं, शुगर की शादी हो रही है। तो शुगर की यहाँ पर 2 शादियां हो रही हैं, एक तो शादी हो रही है नाइट्रोजनस बेस के साथ न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, एक रिश्ता हो रहा है शुगर के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। और दूसरी शादी हो रही है फॉस्फेट ग्रुप के साथ जिसको हमने बोल दिया एस्टरिफाइड, सॉरी एस्टरिफिकेशन या एस्टर बॉन्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर नाइलिक डाइलिक एसिड, ठीक है, नाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड, ये 2 टाइप के एसिड बनते हैं। यहाँ ओसिन और ईडीन लग जाता है और यहाँ ये तो जनरल फॉर्म में ऐसे मिलते ही हैं सेल,
ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, और शुगर में मोनोसेकेराइड कौन सी, पेंटोज। अब चलते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो वो हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, कौन किससे अटैच होता है, किसके किससे संबंध है, किसकी किससे शादी हो रखी है। बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड भी एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, तो वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं थे, वो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, वैसे ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके लगे होते हैं विभिन्न प्रकार के, ग्वानोसाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके इसमें लगे होते हैं, इसलिए बोला पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये हमें मिलता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलने का मतलब आपको इसके फीचर्स पता है, इसका वेट क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, क्या क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कैसा बनता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर और साथ में फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरस ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरिसिल होते हैं। अब उनको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर सब्स्टिट्यूटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स और सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। जो मैंने वहां पहले बताया था ना कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हेटेरोसाइकिल जो होती है वो प्यूरीन और पायरिमिडीन की होती है, उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगी होती हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे मैंने बोला था अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, तो उसमें आर ग्रुप में कुछ कुछ लगा हुआ था, वैसे इसमें हेटेरोसाइक्लिक में कुछ लगा होता है। और मैंने फिर ये भी बताया था कि एडेनिन ग्वानिन एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे है तो ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूरीन। ये भी आपको भी बता दूंगा, चलो ट्रिक। तो प्यूरीन है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन है TCU, थाइमीन, सिस्टीन और यूरिसिल, ठीक है। और जो थाइमीन होता है वो डीएनए में होता है और वो रिप्लेस हो जाता है आरएनए में, यूरिसिल में। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इन न्यूक्लिक एसिड्स एडेनिन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ डीएनए में या फिर यूरिसिल के साथ आरएनए में। अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो एडेनिन यूरिसिल के साथ जुड़ेगा, बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो बॉन्ड्स बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को केमिस्ट्री में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो डॉट वाली लाइंस हैं तो हम बोलेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और वो देखने को मिलती है एडेनिन और थाइमीन, एडेनिन और यूरिसिल में। और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, तो 3 डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एडेनिन और थाइमीन में 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन, और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके बाद ये याद रखना है, ये तो नाइट्रोजनस बेसिस थे, प्यूरिन और पायरिमिडीन। बात करेंगे शुगर की, तो शुगर पेंटोज होती है, 5 कार्बन वाली होती है। अगर शुगर 5 कार्बन वाली राइबोज है तो वो न्यूक्लिक एसिड बनने वाला होगा आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो जाएगा। आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है, और फास्फोरस ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप होएगा, वो हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, आरएनए, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, और 2 और 3 बॉन्ड्स का प्रेजेंस, ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अब चलते हैं स्ट्रक्चर पे। तो कंफ्यूजन हो जाए पायरिमिडीन कौन सा, प्यूरिन कौन सा, तो उसके लिए ट्रिक होती है गप्पू, GAPU, गप्पू, ठीक है। तो ग्लाइस क्या बोलूंगा, एडेनिन, ग्वानिन और PU इज फॉर प्यूरिन, ठीक है, PY नहीं है, PU है, तो गप्पू में PU इज फॉर प्यूरिन, तो ग्वानिन, एडेनिन इज प्यूरिन, और बाकी के बचे थाइमीन, सिस्टीन एंड यूरिसिल, दे आर पायरिमिडीन, ठीक है। तो अब आपको ये सारे क्लियर हो गए। अब चलते हैं स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे 2 में से एक न्यूक्लिक एसिड की, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। हम बात करेंगे डीएनए की। हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। डीएनए का हम आज सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, जो कि डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने मिलकर, वॉटसन एंड किर्क या किर्क, इसलिए इस मॉडल का नाम हो गया वॉटसन एंड किर्क मॉडल। वॉटसन एंड किर्क ने कहा कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है। प्रोटीन में मैंने बताया था एक हेलिकल होता है, 2 डिग्री प्रोटीन में हेलिक्स होती है। अगर 2 हेलिक्स बना दी जाए एंटी पैरेलल, मतलब एक इधर घूमेगी राइट हैंडेड जैसे प्रोटीन में घूमती थी, और एक लेफ्ट हैंडेड भी इसके साथ घुमा दी जाए, अगर 2 हेलिक्स घुमा दी जाए तो ये बना देगी डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था वॉटसन एंड किर्क ने। डबल हेलिकल ऐसा लगता है मानो एक घूमती हुई स्टेयरकेस नीचे से ऊपर ले जा रही है तुम्हें आसमान में, अंतरिक्ष की तरफ। आइए डीएनए के मॉडल को बात करें।
कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं डीएनए का मॉडल, अरे भैया ये डीएनए का मॉडल है, ये हम कोई कलमकारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ फूल मत बना देना, ठीक है, तो ये यहाँ पर फूल फ्लावर्स वगैरह मत बना दीजिएगा, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है डीएनए का मॉडल। बात करेंगे एंटी पैरेलल होने की, मतलब यहाँ पर जो एक स्ट्रैंड है अगर वो 5' और 3' है तो दूसरा स्ट्रैंड 3'5' होगा, ना कि 5'3'। मतलब ये 5' क्या है, ये 3' क्या है, अरे मुझे तो यही नहीं पता। तो बेटा जो हमने बात करी थी यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप और शुगर की, तो उसमें शुगर का 5' एंड वो ये हो गया, और लास्ट वाला 3' एंड अगर एंड कर रहा है 3' से तो ये हो गया। हमने रिंग पढ़ी थी ना, तो उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की पोजीशन होती है ना, अगर ये 5' पोजीशन है तो ये 5' ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे रहेगी शुगर, है ना, तो ये 5' पे एंड हो रहा है, और अगर खत्म हो रहा है तो भैया कॉमन सेंस की बात है यहां से खत्म होगा 3' पे, और उल्टा होता है यहाँ पर 3' से 5' हो जाता है, ठीक है, तो ये होता है एंटी पैरेलल 5' एंड 3' एंड पे डबल हेलिकल मॉडल। बात करते हैं जब एक घुमावट आती है, जब ये ऐसे लचकारे मारता है या घूमता है तो इसकी पिच बोल देते हैं, मतलब इसकी जो लेंथ है एक घूमे में से दूसरे, मतलब जब ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है पूरा यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये 360 डिग्री घूम गया, तो 360 डिग्री घूमने पर इसने कितनी लेंथ कवर कर ली होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम को हम बोल देते हैं पिच पर टर्न, मतलब एक बारी घूमने पे ये इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और, अगर हर एक बेस पेयर पे, हम अभी बात कर रहे हैं बी डीएनए की, बहुत सारे डीएनए होते हैं, बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए, डी डीएनए, हम बात कर रहे हैं बी डीएनए की। बी डीएनए में हर बेस पेयर के बाद डीएनए 36 डिग्री घूमता है, 36 घूम रहा है। अब बताओ सर्कल कितना डिग्री का होता है 360। अगर मैं बोलूं मुझे पूरा ऐसा लेना है यूटर्न, तो मैं बोलूंगा 360 डिग्री घूम जाओ। अगर 36 एक घूम रहा है तो पूरे घूमने के लिए कितनी बारी 36 घूमना पड़ेगा, 10 बार। तो अगर तुम 10 बारी 36 घूमोगे तो मतलब 360 घूम गए तुम, पूरा तुमने एक टर्न ले लिया, तो मतलब पूरे एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। अगर 36 डिग्री टर्न आफ्टर वन बेस पेयर, एक बेस पेयर के बाद ये 36 डिग्री घूमता है, तो 10 पेयर्स होने पे ये पूरा 360 घूम जाएगा। या फिर अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो एक पूरे घुमावट में 36 हर एक बेस पेयर घूमता है, तो हर एक बेस पेयर मतलब तो कितने बेस पेयर हुए एक टर्न में, 10 बेस पेयर, क्योंकि 36 एक घुमा तो 360 में कितने घूमेंगे, 360 अपॉन 36, 10 बेस पेयर्स, मतलब हर एक घुमावट में, हर एक बारी घूमने में 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं, और 10 बेस पेयर्स 34 एंगस्ट्रॉम की पिच बना लेते हैं। अगर 34 एंगस्ट्रॉम पूरे की पिच है तो एक बेस पेयर की कितनी पिच होगी, 34 अपॉन 10, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दो बेस पेयर्स के बीच में डिफरेंस होगा 3.2 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर, और पूरे में डिफरेंस होगा, पूरे की लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये पिच पूरे की है 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम एक की, एक में कितना घूम रहा है 36, पूरा 360 घूमना है तो कितने बेस पेयर्स रिक्वायर होंगे 10 बेस पेयर्स घूमने में होंगे। अब बात करते हैं यहां पर, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं 5' 3' और 3'5', और ये एंटी पैरेलल होती है, मतलब दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड है, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। ये 5' 3' है तो ये 3'5' होगा, ठीक है, ये 3'5' होगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। बात करते हैं इसकी बैकबोन की, तो जो इसकी आपको लंबी सी बैकबोन दिख रही है, ये स्ट्रैंड जो है, ये बैकबोन होता है शुगर फॉस्फेट की, मतलब शुगर और फॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ शुगर और फॉस्फेट मिलके बना रहे हैं इसकी बैकबोन, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने पे क्या बनता था, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, तो मतलब नाइट्रोजनस बेस जो है वो अंदर की तरफ 90 डिग्री पे होता है। ये हो गई शुगर फॉस्फेट, ये हो गई शुगर और फॉस्फेट की, ये ब्लैक वाला जो है ये शुगर फॉस्फेट एक के बाद एक आते रहते हैं, और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये ऐसे अंदर की तरफ होता है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री इनवर्ट्स अंदर की तरफ बनाते हैं, तभी वो वाला भी जो होगा वो ऐसे बनाएगा इनवर्ट्स की तरफ, और ये दोनों में पेयरिंग हो जाएगी। एडेनिन थाइमिन है तो डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड, और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये डीएनए है, आरएनए होता तो थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता, ठीक है। तो आपको बैकबोन क्लियर हुआ। तो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट इससे बनती है, और जो उसके बीच में ये पेयरिंग होती है ये नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको क्लियर हो गया। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एक एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री अंदर की तरफ, इनवर्स, तभी ये दोनों हाथ मिला पाते हैं, ठीक है।
आपको ये क्लियर हो गया, पिच क्या है 34 एंगस्ट्रॉम, आपको एक की पिच पता चल गई 3.4 एंगस्ट्रॉम, आपको पता चल गया एक बार घूमने में कितने बेसेस आ रहे हैं बीच में, 10 इधर और 10 इधर, आपको पता चल गया हर एक बेस 36 पे घूम रहा है। बी डीएनए के लिए, ये सब बी डीएनए के लिए, जब डीएनए डिफरेंट हो जाएंगी तो ये सब चेंज हो जाएंगी। ये देखा गया है प्रैक्टिकली, वॉटसन एंड कर्क ने देखा था, ठीक है, तभी इसको वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं। 36 हर टर्न के बाद वन बेस पेयर 36 घूमता है, तो इसका मतलब 360 घूमने के लिए कितने बेस पेयर चाहिए, 10। एंटी पैरेलल होती है, आपको पता चल गया एक 5-3 है तो दूसरा 3-5 होगा। अब आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि 5 और 3 क्यों लिखा है, तो अभी ये हम फिर नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे अभी इतना सिलेबस में है नहीं। जब हम 12th में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से उसमें पूरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं डीएनए का, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था हमारा डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बनाने के लिए कभी नहीं आता है, समझ लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट अच्छा मिलेगा आपको। आपको क्वेश्चन ये जरूर दे सकता है कि ये पहचानो क्या है, तो बेटा ये आपको लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एडिन, अगर कहीं पर 2 रिंग्स देंगे उसमें बड़े सारे नाइट्रोजन दिख जाए तो आप बोल दो ये एडिनिन है, ठीक है। तो एडिनिन का स्ट्रक्चर है 2 रिंग्स, ट्रिक है क्योंकि यही तो एनसीईआरटी में दिए हैं। इसमें एडिनिन में 2 रिंग्स में नाइट्रोजन दिए हैं और यूरेसिल में 1 रिंग में 3 O, मतलब 2 O दिए गए हैं, डबल बॉन्ड O। तो हम इससे ये याद रखेंगे कि अगर कभी भी सिंगल 1 रिंग आ जाए तो 1 रिंग विद O वाली, 1 रिंग O वाली आ जाए तो यूरेसिल मार्क करना है, और 2 रिंग्स आ जाए N वाली तो हमें मार्क करना है एडिनिन। तो ये बेटा ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको ये आ सकता है, ये स्ट्रक्चर दे दिया, बताओ क्या है। तो एडिनिन कितना इजी है, 2 रिंग्स विद N एडिनिन, 1 रिंग विद O यूरेसिल। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब हम शुगर में नाइट्रोजनस बेस मिलाते हैं तब बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। मतलब जब हम अगर मुझे एडिनिन की न्यूक्लियोसाइड बनानी है तो जो ये पॉइंट जरूर आ सकता है कि शुगर का राइबोस शुगर लेंगे, राइबोस शुगर मैंने ली अगर डीएनए की तो डीऑक्सी राइबोस है, डीऑक्सी राइबोस या राइबोस ले लो, चलो यहां पर OH नीचे हो गए, तो ये राइबोस शुगर है, OH नीचे हो गए यहाँ पर। ये आपको राइबोस का स्ट्रक्चर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। बस इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन आइटम है उसमें एडिनिन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजनस बेस शुगर के कौन से कार्बन पे लगा होता है, अरे ये तो फर्स्ट कार्बन पे लगा होता है। नाइट्रोजनस बेस शुगर के कौन से कार्बन पे लगा होता है, ये तो फर्स्ट कार्बन पे लगा होता है जहां ये एडिनिन लगा हुआ है। तो बस यही तो था, एडिनिन फर्स्ट। अगर ये एडिनिन की जगह यूरेसिल लगा होता तो यूरेसिल का बन जाता, तो इसका नाम हो गया एडिनोसिन। यूरिडीन हो जाता अगर यूरेसिल यहां पर होता तो, ठीक है। यहां कुछ भी लगा दो आपका वो वाला न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड में तो कुछ है ही नहीं, शुगर पे बस एडिनिन, यूरेसिल, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कुछ भी लगा दो, दैट इज योर विश। ये राइबोस शुगर आपको याद रखना है। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, तभी कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था राइबोस का फॉर्मूला, ठीक है। 5 कार्बन वाला होता है, 1 ऑक्सीजन आने की वजह से 1 कार्बन बाहर आ जाता है। और नाइट्रोजनस बेस शुगर के कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप ये याद रख लोगे। अब एक चीज और, अगर यहां पर मैं न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। अब फॉस्फेट ग्रुप इनमें से किस कार्बन पे होगा, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 5th कार्बन पे ऐड हो जाता है। तो 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप अगर लग जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और एसिड बन जाएगा। कौन सा, एडिनाइलिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिनिन था। अगर यहाँ यूरेसिल होता तो यूरेसाइलिक जो भी बनता, ठीक है। तो यहां पर राइबोस शुगर है, उसके साथ पी ग्रुप है। पी ग्रुप में एक डबल बॉन्ड होता है, 2 OH होते हैं और एक से ये OCH2 पे कंबाइन हो गया यहां पर, ठीक है, यहां पर कंबाइन हो गया। तो यहां पर अगर फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप किस शुगर के कौन से कार्बन पे लगता है, 5' तो 5' तभी हमने बोला 5'3' रिंग होती है, 5'3' कॉन्फ़िगरेशन होती है डीएनए की। अब समझ में आया, बिकॉज 5' पे ही शुगर और फॉस्फेट एक दूसरे से जुड़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है अंदर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना है। तो ये 5th कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है और इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और ये पूछ सकता है कि ये पहचानो कौन है ये, तो आप तो पहचान ही सकते हो, ठीक है। So this is all with the biomolecules, macromolecules. Now let us move to a very small topic. एक छोटा सा टॉपिक की हम बात करेंगे। स्वागतम टू द छोटा सा टॉपिक। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक की लिविंग स्टेट पे, जिसपे क्वेश्चन आता नहीं है वैसे जनरली। लिविंग स्टेट जो एक टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, वो कहता है कि मेटाबोलाइट्स, हमारी बॉडी में प्रेजेंट मेटाबोलाइट्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स, जो भी हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े मैक्रो या माइक्रो, वो सब मेटाबोलाइट्स होते हैं। मतलब वो मेटाबॉलिज्म करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब मेटाबोलाइट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं।
मेटाबोलाइट्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ब्लड में फिक्स होती है। अगर मैं बात करूं किसी शुगर की या प्रोटीन की, तो हमारे ब्लड में एक मात्रा में एक ही पर्टिकुलर रेंज में प्रोटीन या शुगर या ये कोई भी चीज प्रेजेंट होती है। अगर इससे ऊपर जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल है, नीचे जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल है। मतलब खाई इधर भी है और खाई इधर भी है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अगर मानो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मिनिमम 4.5 मिलीमोलर होती है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड में 5 मिलीमोलर होनी चाहिए। अगर 4.5 से इधर गया तो भी खाई है और 5 से इधर गया तो भी खाई है। और याद रखना यूनिट है मिलीमोलर, एमएम। ऐसे ही हार्मोन्स की कंसंट्रेशन होती है नैनोग्राम्स में। तो मतलब अगर इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में फिक्स होती है मेटाबोलाइट्स की या बायोमोलिक्यूल्स की, इससे ऊपर या नीचे जाने पर हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। द लिविंग स्टेट का मतलब यह है कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है। ठीक है, The living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work। हमें पता है अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तो वर्क इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगा लो जरा। अगर वर्क इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब बॉडी कोई भी काम नहीं कर पाएगी, और बॉडी काम नहीं कर पाएगी तो हम मर जाएंगे। काम करने के लिए बॉडी का हमेशा यही मोटिव रहता है कि उसमें इक्विलिब्रियम अटेन ना हो। इक्विलिब्रियम अटेन ना हो इसके लिए बॉडी हर प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर, मतलब एनर्जी को यूटिलाइज करती है। मतलब हमारी बॉडी में लिविंग प्रोसेसेस चलते हैं, वो कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट इक्विलिब्रियम की वजह से होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग, हमें जिंदा रखने के लिए प्रोसेसेस चलते हैं, उनका बस एकमात्र यही तरीका है कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम ना पहुंचे। टू प्रिवेंट इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी में लिविंग प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली चलते हैं। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो वर्क जो परफॉर्म कर रही थी हमारी बॉडी वो नहीं कर पाएगी, हम मर जाएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट इक्विलिब्रियम, लिविंग प्रोसेसेस कांस्टेंट एफर्ट लगाते हैं और कांस्टेंट एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लगाते हैं। मतलब कोई भी काम करने के लिए बॉडी में एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, एनर्जी का काम उपयोग किया जाता है और ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है। लिविंग स्टेट का मतलब साफ सीधे तौर पर ये हो गया कि हमारी बॉडी में लिविंग स्टेट का मतलब है मेटाबॉलिज्म, मतलब इक्विलिब्रियम का अटेन ना होना। और इक्विलिब्रियम का अटेन ना होने के लिए एनर्जी साइकिल चलती है। मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी मेड होती है और एनर्जी वही जो बन रही है वो यूज भी हो जाती है। तो सिंपल भाषा में इसको मैंने सम अप करके यहां लिख दिया है कि लिविंग स्टेट मतलब मेटाबॉलिज्म, मतलब एनर्जी साइकिल, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी भी और फिर यूज भी होगी। अब मेटाबॉलिज्म स्टार्टिंग से बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी टू मेक इट लिविंग। हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, लिविंग स्टेट में रखने के लिए बॉडी में चल रही केमिकल प्रोसेसेस को सम करके, जोड़ के इकट्ठी सारी केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी फॉर लिविंग स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंसान की जिंदा रहने की शक्ति के लिए सारी रिएक्शंस का सम टोटल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब लिंक्ड या डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन, जितनी भी ये रिएक्शंस चल रही है ये एक दूसरे पर लिंक्ड रहती हैं, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। इसका मतलब जो भी ये सम टोटल ऑफ रिएक्शंस है, हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस हैं, वो सारी लिंक्ड होती हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमारी बॉडी की हर रिएक्शन एक दूसरे से लिंक्ड होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है, बहुत सारे और भी सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे, लिंक्ड एंड डिपेंडेंट रिएक्शंस। हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस लिंक्ड होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। ठीक है, सर्कुलर या लीनियर विद क्रिस क्रॉस, और ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये लिंक्ड है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। या तो ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर मतलब जो रिएक्टेंट है वो घूम के वही रिएक्टेंट वापस बन रहा है, या फिर लीनियर है मतलब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है।
और ये बनने के दौरान बहुत सारी रिएक्शंस क्रिस क्रॉस करती हैं। क्रिस क्रॉस मतलब किसी का रिएक्टेंट किसी का इंटरमीडिएट, किसी का रिएक्टेंट होता है, किसी का इंटरमीडिएट किसी का एंजाइम होता है या किसी का प्रोडक्ट, मतलब ऐसे ही ये एक दूसरे से कंबाइन रहती है। तभी कहा ना इंटरलिंक्ड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे से। डिपेंडेंट तो तभी होंगी ना जब ये क्रिस क्रॉस करेंगी या जुड़ेंगी। आप डीपली नहीं समझना चाहो तो आप बस इतना याद रख लो कि ये मेटाबॉलिक पाथवे सर्कुलर और लीनियर होता है और इसमें सारी रिएक्शंस क्रिस क्रॉस होती है, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलती है। रिएक्शंस एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। अब चलते हैं आगे। मेटाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक पाथवे जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें जिंदा रखती हैं, वो केमिकल रिएक्शन से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो सिंपल भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल प्रोडक्ट अगर बन रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट से सिंपलर प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब बड़े से छोटा बना, मतलब टूटने वाली रिएक्शन को जिसमें एक बड़ा प्रोडक्ट टूट के छोटे में बन जाता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। याद रखने का तरीका यह है कि कैट, CAT कैट माने की बिल्ली, बिल्ली खाती है, बिल्ली के दांत होते हैं, बिल्ली तोड़ती है, तो बिल्ली तोड़ती है, रिएक्शंस टूटने वाली रिएक्शंस आर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा जो ग्लूकोज होता है ना उन पर्टिकुलर मसल्स में, वो ग्लूकोज टूट के, ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज टूट के कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। सो ये वाली जो रिएक्शन हो गई दिस इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है। एनाबॉलिक की बात करें, अगर यही मेटाबॉलिक पाथवे छोटे से या सिंपल से और बड़ा बना रहा है, मतलब रिएक्टेंट से बनने वाला प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट से बड़ा है, मतलब रिएक्टेंट से कॉम्प्लेक्स है। हमारी बॉडी में ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिसमें सिर्फ चीजें टूटती नहीं बनती भी हैं, छोटी चीजों से बड़ी चीज बनती है। तो प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट से बड़ा है तो हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। बायोसिंथेटिक रिएक्शन, बायो मतलब लिविंग, सिंथेटिक मतलब बनाना, ऐसी रिएक्शन जो कुछ बना रही है, जो कुछ गोल मोल करके बना रही है, नई चीज बड़ी चीज बना रही है, उसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अगर बात करें इसकी तो हमारे बॉडी में एसिटिक एसिड जो होता है वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल एंड एसिटिक एसिड से तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे सिंपलर प्रोडक्ट अगर बना रहे तो कैटाबॉलिक, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड। एनाबॉलिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से अगर सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन रहा है, सॉरी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो हो गया एनाबॉलिक, बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन, एसिटिक एसिड से बना कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अगर छोटे से और बड़ा लग रहा है मतलब हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी लेने वाला रिएक्शन, मतलब अगर मैं किसी बड़ी चीज को तोड़ रहा हूं छोटी में तो एनर्जी लिबरेट होती है जनरली, बड़ी चीज को तोड़ेंगे छोटी में तो एनर्जी जनरली लिबरेट होती है। मतलब यहां पर कैटाबॉलिक में एनर्जी ज्यादातर लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, जबकि एनाबॉलिक में एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इतना तो समझ रहे हो ना। आगे चलते हैं। एनर्जी की बात करें तो हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी होती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी में बिजली होती है, क्या हमारी बॉडी में बैटरीज लगी हुई है? नहीं, हमारी बॉडी में ना ही बिजली है ना ही बैटरी है। तो एनर्जी करेंसी है क्या? ये एनर्जी करेंसी है क्या? ये एनर्जी करेंसी तो ATP है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बनती है और यूज हो जाती है, और वही तो लिविंग स्टेट का मतलब था, एनर्जी साइकिल करना, बनाना एनर्जी, यूज करना, ताकि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो। बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की। एक टर्म आया है एनसीईआरटी में, बायो एनर्जेटिक्स। बायो मतलब लिविंग, एनर्जी, एनर्जेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ एनर्जीज। अगर हम किसी भी लिविंग बॉडी में एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग बॉडी में एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं कि एनर्जी कैसे लिबरेट हो रही है, एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, कैसे कैसे चेंज हो रही है, उसके पाथवेज क्या है, इन सारी चीजों की स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स में डाल देते हैं। क्वेश्चन बस सिंपली नीट वगैरह में आ सकते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स which of the following explains bioenergetics या study of energies is in a living body is called what? तो बायोएनर्जेटिक्स, क्योंकि एनसीईआरटी का टर्म है। बात करेंगे टर्नओवर की। टर्नओवर मतलब बहुत ही सिंपल टर्म है। टर्नओवर मतलब बायोमोलिक्यूल का एक से दूसरे, दूसरे से पहले, पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे में मतलब चेंज होना। बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में थमते नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं, ये मैं समझा चुका हूं। इक्विलिब्रियम में नहीं रहते तो ये एक दूसरे में बनते खिलते रहते हैं, मतलब दे कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन बॉडी और स्टेट टू अनदर, या एक तरीके से दूसरी चीज में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस चीज को हम कहते हैं टर्नओवर।
ओवर, मतलब बायोमोलिक्यूल्स का एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे या दूसरे से पहले या कैसे भी फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल्स कीप चेंजिंग इनटू वन अनदर, इसको कहते हैं हम टर्न ओवर। और इसी के साथ टर्न कर लेते हैं पेज को, टर्न ओवर। वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाते हैं हमारी बॉडी में। हमें पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अगर हम उसमें एक उसको कैटलाइज करने के लिए कुछ डालते हैं तो उसकी रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है ना। तो बायो कैटलिस्ट, अगर हम एक रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब या फिर कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट कैसा है, वो रिएक्शन को बढ़वाने के मूड में है या कम करने के मूड में है, ठीक है। अब अभी जो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर बायो कैटलाइजर्स। कैटलाइज करना एक पर्टिकुलर रिएक्शन को, मतलब यही होता है कि इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना। तो अगर मैंने हमारी बॉडी में होने वाली किसी भी रिएक्शन में एंजाइम दे दिया, तो अगर वो रिएक्शन 1 घंटे में हो रही थी तो वो अब 10 मिनट में हो जाएगी। तो इतना टाइम बच रहा है तो हमारी बॉडी क्यों पीछे रहेगी, वो तो कहेगी जितनी एंजाइम्स ले सकते हो ले आओ। तभी प्रोटीन हमारी बॉडी में इतना रिक्वायर्ड भी होता है और इतना ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है सेल्स में। Helps in enzymes are biocatalyzers या biocatalyst। बायो इसलिए बोला क्योंकि एंजाइम सिर्फ लिविंग, अगर मैं केमिकल लेबोरेटरी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करूं तो वहां मैं एंजाइम का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए हम ये यूज नहीं करते हैं। हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी का मतलब लिविंग होता है, इसलिए हमने बोला बायो। बायो मतलब होता है लिविंग, बायोकैटलिस्ट। हेल्प्स इन कैटालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है उनको कैटलाइज करते हैं, मतलब उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन विच इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ऊपर का मतलब बाहर नहीं चली गई स्पीड मतलब बढ़ गई। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। हमारी बॉडी की मैक्सिमम एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बनी होती हैं, तो जनरली प्रोटीन्स। पर यहां पर एक्सेप्शन भी आता है जिसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि क्या सारी एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं? नहीं। हमारी बॉडी में मिलने वाली ऐसी एंजाइम का नाम बताओ जो प्रोटीन नहीं है। अरे ये तो राइबोजाइम है, ये राइबोजाइम है, ये न्यूक्लिक एसिड से बनी है। तो न्यूक्लिक एसिड से बनने वाली एंजाइम का नाम तो बताओ, राइबोजाइम। जो हमारी बॉडी में एक एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बनी है उसका नाम तो बताओ, राइबोजाइम। नाम तो बताओ भाई, नाम तो बताओ। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन्स के 3 से 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जो हम पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री, इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन्स, मानते हो ना। 3 डिग्री स्ट्रक्चर में ये ऐसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। यहां पर ये ऐसे ग्लोब्यूल में एक छेद सा बन जाता है, यहां पर एक साइट सी बन जाती है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट, AS। फॉर्म फोल्ड्स, यहां पर फोल्ड्स बनके यहां पर एक स्पेस सी आ जाती है, इस स्पेस को बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो जगह है जहां पर सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से जुड़ जाता है, रिएक्टेंट आकर एंजाइम से जुड़ जाता है। रिएक्टेंट एंजाइम से जुड़ेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो सबस्ट्रेट इज एन अनदर नेम, सबस्ट्रेट दूसरा नाम है किसका? रिएक्टेंट का। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डेल्टा होता है ये, ठीक है, ये सिंबल है डेल्टा। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। उल्टा भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड पर यूनिट टाइम, कितना रिएक्टेंट यूज हो गया है पर यूनिट टाइम। ये भी होती है रेट ऑफ स्पीड, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ स्पीड तो पता नहीं क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब ये जो रेट है ना रिएक्शन का, जिस रिएक्शन से ये जिस रेट से रिएक्शन हो रही है एंजाइम की वजह से, वो रेट बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। अगर 2 है तो 4 हो जाता है, 4 है तो 8 हो जाता है, 8 है तो 16 हो जाता है। ओके, मतलब डबल हो जाता है, या फिर रिड्यूस हो जाता है हाफ में। अगर 4 है तो 2 हो जाता है, 2 है तो अपने दिमाग से लगा लो कितना हो जाता है तो 2 है तो ब्ला 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 हो जाता है। तो रेट डबल हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है 1। 2 है तो भैया खत्म ही हो जाएगा, तो 2 है तो 1.5 हो जाएगा, फॉर हाफ हो जाएगा रेट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर।
अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का, एंजाइम्स जो होती है ना वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री ऊपर बढ़ गया तो एंजाइम 10 मतलब जो रेट है, जिस रेट से रिएक्शन हो रही है एंजाइम के थ्रू, एंजाइम की वजह से वो बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा। मतलब एंजाइम अब और तेजी से काम करेगी, डबल रेट कर देगी। और अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया हाफ में, अगर मैंने ठंडी बढ़ा दी, तो हमारा बॉडी में जो एंजाइम है जो रेट करवा रहा है वो जाता है हाफ। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखनी है, रेट डबल्स और हाफ फॉर 10 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, पर इतना जरूरी नहीं है कि मैं इसको 10 बार ही कर दूं नीचे या 100 बार ही ऊपर कर दूं, ऐसा नहीं है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। क्योंकि एंजाइम्स आर टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक। 10 डिग्री राइज फिर राइज फिर राइज आप तब तक कर सकते हो जहां तक एंजाइम झेल सकती है। तो एंजाइम कम से कम कितना झेल सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितना झेल सकती है, उसको कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर कंडीशंस। टेम्परेचर का ऐसा रेंज जो एंजाइम झेल सकती है। उसी तरीके से पीएच मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी का ऐसा रेंज जो एंजाइम झेल सकती है। अगर इससे ज्यादा एसिड हो गया या इससे ज्यादा बेस हो गया तो एंजाइम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो देखो, अगर इस ऑप्टिमल रेंज से, मतलब ये वो रेंज है जहां पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, अगर इस ऑप्टिमल रेंज से टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ठंड बढ़ जाती है, तो एंजाइम टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाती है। एंजाइम सह नहीं पाती है ये जुर्म और वो इनएक्टिव हो जाती है। पर अगर टेम्परेचर सही हुआ तो वो वापस से काम करने लगती है। पर खतरे की घंटी तब बजती है जब एंजाइम का टेम्परेचर हाई दे देते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर इस ऑप्टिमल रेंज से ज्यादा हो गया, एंजाइम जितना सह सकती है उससे भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो एंजाइम टूट जाएगी, बिखर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर होना मतलब अपनी एक जो अपना स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देना, जो उसका एक नेचुरल स्ट्रक्चर है उससे वो खत्म हो जाना। जब उसका स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, जब प्रोटीन ही नहीं बचेगा तो एंजाइम ही नहीं बचेगी, सॉरी मतलब एंजाइम नहीं बचेगी तो वो काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक, तो कौन सा एक रेंज है जिसपे वो काम करेगी टेम्परेचर और पीएच का, वो होता है ऑप्टिमल रेंज। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे। अगर इस ऑप्टिमल रेंज से टेम्परेचर कम है तो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाएगी, वापस अगर टेम्परेचर सही किया तो फिर एंजाइम काम करेगी। ठीक है, बड़ी मेहनती है। पर अगर आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे ना तो ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी और डीनेचर हो जाएगी। अब चलते हैं आगे, इसी पॉइंट को और डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने बात करी टेम्परेचर की और पीएच की। तो बताया था कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर या पीएच रेंज पे एंजाइम एक्टिविटी शो करती है। तो एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती रहती है। बताया था फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डबल्स, है ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर टॉप पे पहुंच जाती है और उसके बाद फिर ये कम होने लग जाती है। और ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जो एंजाइम सहन कर सकती है, या पीएच और टेम्परेचर दोनों का ग्राफ एक ही रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो एंजाइम सहन कर सकती है ये, हाईएस्ट पीएच जो एंजाइम सहन कर सकती है, लोएस्ट टेम्परेचर या लोएस्ट पीएच जो एंजाइम सहन कर सकती है ये। इससे नीचे हुआ टेम्परेचर तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया था। और इससे अगर ऊपर चली गई टेम्परेचर से तो एंजाइम टूट जाएगी, बिकॉज प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी इतने से इतने रेंज के बीच में हमें देखने को मिलती है, और इस रेंज को कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज अगर टेम्परेचर का ग्राफ है, या ऑप्टिमल पीएच रेंज जो अगर ये पीएच का ग्राफ है। पीएच इज एसिडिटी और बेसिसिटी या नेचर सिंपली बोलो, ठीक है। इसके नीचे और इसके ऊपर अगर जाएगी एंजाइम तो मौत से टकराएगी, भाई मौत से टकराएगी। ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। इसके आगे चलते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी का पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक एंजाइम को, अगर हम एक मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट बोले तो रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट देते रहूंगा तो मेरी एंजाइम जो है वो और फास्ट करेगी और तेजी से वर्क करेगी और जल्दी से काम करेगी, बिकॉज उसको पता है कि पीछे जो है सबस्ट्रेट वो बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन रहेगा उतनी ही जल्दी से वो काम करती रहेगी और एक पॉइंट पर पहुंच जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी, जहां पर उसकी एक्टिविटी या वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। वो ये है, इसको बोलते हैं Vmax।
पर Vmax के बाद देखा यह गया है कि एंजाइम इससे ज्यादा एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी देखी जाने वाली ये होती है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। ऐसा क्यों होता है? मैं तो अभी भी सबस्ट्रेट दे रहा हूं, मैं तो अभी भी रिएक्टेंट दे रहा हूं, फिर भी ये वेलोसिटी अब तो थम सी गई है। क्या हो गया इस दुनिया को? तो इस दुनिया को कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है, जो एंजाइम्स थे, जो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल थे, जो सबस्ट्रेट के आने पे वो बाइंड करे जा रहे थे सबस्ट्रेट के साथ, अब वो खत्म हो चुके हैं। सारी डेस्क फुल हो चुकी हैं। अगर सारी डेस्क फुल हो जाएंगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे जुड़ेगा? तो इस वजह से Vmax के बाद कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आप जितनी भी बढ़ा लो, वेलोसिटी थम सी जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस मैक्सिमम वेलोसिटी को अगर हम हाफ कर दें, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को हम Km से डिनोट करते हैं इस ग्राफ में, और Km होता है माइकलिस मोर्टन्स कांस्टेंट। ठीक है, माइकलिस मोर्टन्स कांस्टेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर आप बढ़ाएंगे तो Vmax भी ऐसे बढ़ेगा, और V जो है वो ऐसे बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे रीच हो जाएगा जिसके बाद अगर आप कंसेंट्रेशन सबस्ट्रेट बढ़ा भी दो तो भी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इस पॉइंट को बोलेंगे Vmax, और Vmax अपॉन 2 करोगे तो Km हमें सबस्ट्रेट वाले ग्राफ पे x एक्सिस पे मिल जाएगा। तो Km इज माइकलिस मोर्टन कांस्टेंट, और कहानी सारी है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज अगर हम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है टिल Vmax। तो Vmax तक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उस रिएक्शन की, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की Vmax होती है टिल Vmax। Vmax के बाद आफ्टर Vmax जो ये वेलोसिटी है वो Vmax या कांस्टेंट रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो सबस्ट्रेट के साथ कौन जुड़ेगा? ठीक है, और अगर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा नहीं तो वो एक्टिविटी इतनी रहेगी, वो वेलोसिटी इतनी रहेगी। ठीक है, तो एंजाइम, फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट ना होने की वजह से Vmax हाईएस्ट रिकॉर्डेड वेलोसिटी रहती है, और ये y एक्सिस पे होती है, x एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसको हम ब्रैकेट S से भी डिनोट कर सकते हैं। बात करेंगे इनहिबिटर की। तो इनहिबिटर बच्चों वो केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो बोले तो ऐसे केमिकल्स जो एंजाइम के दुश्मन हैं उसको काबू में लेने की कोशिश करते हैं और उसकी एक्टिविटी को शट ऑफ कर देते हैं। तो इनहिबिटर्स वो केमिकल्स हैं विच ऑन कंबाइनिंग विद द एंजाइम, मतलब गौर करिए, इनका एंजाइम से कंबाइन होने की बात हो रही है, मतलब ये एंजाइम के साथ कंबाइन होने वाले हैं। विच ऑन कंबाइनिंग विद एंजाइम, कंबाइन होने के बाद शट ऑफ कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट बोले तो शट ऑफ कर देते हैं देयर एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी? एंजाइम की एक्टिविटी। तो ऐसे प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स को, जिनको हमने दर्जा दिया इनहिबिटर्स का, इनहिबिटर बोलते हैं। और इनहिबिटर की अब हम बात करते हैं आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला कोई केमिकल अगर एंजाइम की तरफ बढ़ता है तो वो एंजाइम की तरफ सबस्ट्रेट के साथ फाइट करके एंजाइम से जुड़ के उसकी एक्टिविटी को खराब करता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो मैंने अपने प्यारी सी सुरों वाली भाषा में आपको सिखाया है, बस इतना सा कहने का मतलब था कि जैसा सबस्ट्रेट दिख रहा है वैसे ही एक बहरूपिया चोर आ गया और वो दिख भी सबस्ट्रेट जैसा रहा है। और एंजाइम तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, एंजाइम को पता है कि सबस्ट्रेट का अगर स्ट्रक्चर ये है तो ही मैं उसके साथ जुड़ूंगी, तो ही मैं उसकी हेल्प करूंगी। पर अगर कोई बहरूपिया मास्क लगा ले सबस्ट्रेट जैसा पर निकले कुछ और, तो वो सबस्ट्रेट के साथ फाइट करके एंजाइम से जुड़ जाता है और एंजाइम इस बात से बेखबर होती है कि ये कौन मेरे साथ जुड़ गया और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। उन इनहिबिटर्स को, उन केमिकल्स को जो सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं उनको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, व्हिच रिसेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड फाइट्स विद द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ फाइट करते हैं एंजाइम की तरफ जुड़ने के लिए, टू कंबाइन विद द एंजाइम टू शट ऑफ देयर एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने के लिए वो सबस्ट्रेट के साथ
फाइट करते हैं ये वाले केमिकल्स, इनको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखिए कैसे, देखिए अगर मेरे पास मैलोनेट है और मेरे पास सक्सिनेट है, मैलोनेट और सक्सिनेट एक जैसे दिखते हैं और वो दोनों भागते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की तरफ, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कंफ्यूजियाई जाती है बिकॉज मैलोनेट और सक्सिनेट का स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर समस्या की घड़ी आ जाती है और यहां मैलोनेट की जीत हो जाती है और सक्सिनेट की हार हो जाती है, क्योंकि यहां सक्सिनेट सबस्ट्रेट था पर मैलोनेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, मतलब चोर था जिसने मास्क पहन रखा था सक्सिनेट जैसा। तो मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि जिसका स्ट्रक्चर सक्सिनेट जो कि एक्चुअल सबस्ट्रेट है उसके जैसा है, और वो दोनों सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं, शट ऑफ कर देते हैं। तो आप सोचोगे ये चोर है, ये तो चोर गंदे होंगे। बेटा चोर हमेशा गंदा नहीं होता, चोर कभी अच्छाई के लिए भी काम कर रहा होता है। तो कुछ इनहिबिटर्स अच्छाई के लिए भी होते हैं, ये बैक्टीरियल पैथोजेंस की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे बहुत काम आते हैं। बॉडी में सिम्टम्स, ऐसे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन एंजाइम्स के ऊपर दवाइयां इनहिबिट कर देती हैं, जुड़ के उनकी एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देती हैं, इससे सिम्टम्स भी खत्म हो सकते हैं। इसका मतलब बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अच्छाई में रोल है, बुराई में नहीं। बुराई उनके लिए, अच्छाई हमारे लिए। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन चीज की जिसको हम बोलते हैं सोने पे सुहागा। एंजाइम्स का काम होता है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना, पर सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब एंजाइम के साथ एक और सुहागा आ जाता है। तो सोना इज एंजाइम और सुहागा इज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या करता है, वो एंजाइम की वर्किंग को और फास्ट कर देता है, मतलब रिएक्शन जो उसका रेट था, जो एंजाइम की वजह से जितना था, उससे कहीं गुना ज्यादा और हो जाता है कोफैक्टर की प्रेजेंस में। कोफैक्टर्स और इनहिबिटर्स में आप कंफ्यूज ना हुएगा, क्योंकि कोफैक्टर्स सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज ही करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि इनहिबिटर्स डिक्रीज ही करते थे, इनहिबिट करते थे। कोफैक्टर, अब क्वेश्चन आता है, अच्छा क्या इस कोफैक्टर की मर्जी है, ये एंजाइम से लगेगा तो एंजाइम की स्पीड बढ़ा देगा, नहीं लगेगा तो नहीं बढ़ाएगा? नहीं। अगर कोफैक्टर एंजाइम से हट गया, अगर एक एंजाइम है और एक कोफैक्टर है, वो कोफैक्टर एंजाइम से हट गया तो एंजाइम काम करना बंद कर देगी। मतलब एंजाइम कोफैक्टर जो एंजाइम से अगर एक बार जुड़ जाता है, तो अगर वो हट जाता है तो एंजाइम की फंक्शनिंग, ऐसा नहीं है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये हो जाता है कि एंजाइम खत्म हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है, मतलब वो कोफैक्टर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमने जनरली पढ़ा था प्रोटीनिशियस पार्ट होती हैं, पर नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, एंजाइम के साथ साथ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट कंस्टिट्यूएंट बाइंडिंग विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ ऐसा पार्ट जो कि नॉन प्रोटीनिशियस है, प्रोटीन से नहीं बना है, टू कैटालिटिकली एक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या उसको ऑन करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए, कैटालिटिकली एक्टिवेट करने के लिए, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने की प्रक्रिया को, खूबी को अंजाम देने के लिए या उसको हेल्प करने के लिए ये कोएंजाइम्स प्रेजेंट, कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोफैक्टर्स, तो अगर मैं बात करूं एक एंजाइम है तो एंजाइम के फिर दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो हो गया प्रोटीन पार्ट, तो प्रोटीन पार्ट तो एंजाइम ही है और हम उस पार्ट को बोल देते हैं फिर एपो एंजाइम। क्या बोल देते हैं? एपो एंजाइम, एपीओ, एपो एंजाइम। और बाद में जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट लग गया है जो कि सिर्फ हेल्प के लिए लगा एंजाइम के साथ, पर अगर इसको हटा दिया तो एंजाइम काम करना बंद कर देगी, तो उस नॉन प्रोटीनिशियस कॉन्स्टिट्यूएंट को कहते हैं कोफैक्टर, जिसको मैंने अभी बताया। तो एपो एंजाइम प्रोटीनिशियस पार्ट जो पहले था और कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट बाद में लगा। तो आपको अब पता चल जाएगा कि एंजाइम स्टॉप्स इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड, कोफैक्टर अगर हटा दिए तो एंजाइम खत्म हो जाएगी। अब कोफैक्टर्स तीन तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये एंजाइम की कौन सी जगह पे कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है कि जो कोफैक्टर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बहुत अच्छे से चुंबक की तरह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, P फॉर प्रोस्थेटिक, P फॉर पास पास, ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के पास पास रहता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ऑर्गेनिक, सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम में। कोफैक्टर, ऐसा कोफैक्टर जो कि ऑर्गेनिक है और टाइटली बाउंड है एक्टिव साइट ऑफ एपो एंजाइम को, उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप
यही होता है, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो परऑक्सीडेज और कैटलेज, परऑक्सीडेज और कैटलेज ये एंजाइमों के नाम है, ये एंजाइम के नाम है। इनका काम क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ना, वाटर और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने का इनका काम होता है। अगर परऑक्सीडेज और कैटलेज में नेचुरली एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीम, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला कोफैक्टर उसकी एक्टिव साइट पे, एपो एंजाइम की एक्टिव साइट पे टाइटली बाउंड होता है। कैसे बाउंड होता है? टाइटली। तो अगर एक्टिव साइट के पास टाइटली बाउंड है, पास पास बाउंड है, उसको हम बोल देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जांपल है हीम। क्या है? हीम जो कि परऑक्सीडेज और कैटलेज वाली एंजाइम्स में दिखता है, और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेटल आयन। मेटल आयन वाला कोफैक्टर क्या करेगा? ये एक्टिव साइड, एक्टिव साइड याद करो, एक्टिव साइड वो पार्ट होता है जहां पर सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है एंजाइम से। अब वो क्या करता है मेटल आयन वाला कोफैक्टर? वो एक्टिव साइड की, एक्टिव साइट की साइड चेन से, ये एक्टिव साइड है, इसमें एक साइड चेन निकल रही है सपोज ये, तो एक्टिव साइट की साइड चेन से एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है खुद के साथ, और एक कोऑर्डिनेशन या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ। मतलब ये मेटल आयन सबस्ट्रेट के साथ एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, और यही मेटल आयन एक्टिव साइट की साइड चेन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये सबस्ट्रेट से भी जुड़े हैं और ये एक्टिव साइट से भी जुड़े हुए हैं। ये मेटल आयन होते हैं। तो वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स किसके साथ बनाता है? ये सबस्ट्रेट के साथ, और एक वन एक्टिव साइट के साथ बनाता है, एंड वन एक्टिव साइट से साइड चेन के साथ वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। वन बॉन्ड लिख लो यहां पर, वन बॉन्ड बनाता है, वन बॉन्ड विथ एक्टिव साइड चेन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में इसी में ही कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं। तो ये प्रोटियोलिटिक लाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इसमें एक मेटल आयन जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं जिंक। तो जिंक यहां पर मेटल आयन है जो कि एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की एक्टिव साइट की साइड चेन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर आने वाले सबस्ट्रेट के साथ एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर तो टाइटली बाउंड था एक्टिव साइट से, यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू एक्टिव साइट से एक्टिव साइट की साइड चेन से कंबाइन है। पर कोएंजाइम जो थर्ड कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर और कोएंजाइम में डिफरेंस आप कंफ्यूज ना होइएगा। कोएंजाइम एक टाइप का ऐसा कोफैक्टर है जो कि ट्रांजिएंट बॉन्ड्स बनाता है एक्टिव साइट के साथ। मतलब जब जरूरी होता है, जब रिएक्शन चालू होती है, सिर्फ तभी बॉन्ड बनाता है, और जब रिएक्शन काम में नहीं होती तो ये बॉन्ड हटा देता है, ठीक है। तो मतलब एक्टिव साइट के साथ ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाता है, जब रिएक्शन चल रही होती है, जब उसका काम होता है वो तभी बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइट के साथ, अदरवाइज वो नहीं बनाता। तो ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाने वाला कोएंजाइम। इसकी एक और खास बात होती है, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक। पर ये ऑर्गेनिक के साथ साथ इसमें विटामिन होने बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें विटामिन बड़े मिलते हैं, ये विटामिन से बना होता है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो हमारी बॉडी में NAD या NADP, ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनिल डाइन्यूक्लियोटाइड की फुल फॉर्म होती है, वो हम आगे पढ़ते ही है। तो NAD NADP जो एंजाइम्स हैं, NAD और NADP, इसमें एक टाइप का प्रोटीन, एक टाइप का विटामिन मिलता है जिसको हम बोलते हैं नियासिन। तो आपको ये याद रखना है, विटामिन का नाम नियासिन। ये पूछा जाता है कि विटामिन बताओ कोएंजाइम में NAD और NADP में मिलने वाला विटामिन का नाम बताओ, तो क्या है? नियासिन। तो इसमें हमने और कुछ नहीं पढ़ा, इसमें हमने सिर्फ पढ़ा कि विटामिन का नाम क्या है? नियासिन। किसमें? NAD और NADP में। इसमें हमने पढ़ा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ जिंक मेटल आयन है, और यहां पर ट्रांजिएंट बॉन्ड्स बन रही है, यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रही है, और यहां पर तो टाइटली बाउंड है। और यहां पर एग्जांपल पढ़ा था हमने हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है कार्बोक्सी परऑक्सीडेज और कैटालेज के साथ, ठीक है। तो ये तीन टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं, आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं कि ये प्रक्रिया होती कैसे, ये प्रोसेस होता कैसे, तो बड़े शॉर्ट और बड़ा ही इजी है।
जो हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट भाग के ये एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम है। एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, सबस्ट्रेट सिलेक्टिव होती है, मतलब इसको पता होता है कि इसका सबस्ट्रेट कौन सा है। अगर ये इसका सबस्ट्रेट नहीं होता तो ये इसको जो इसके साथ नहीं जुड़ती, और इसको ये पता चलता है ये इसका सबस्ट्रेट है तो इसके साथ जुड़ जाती है। जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट जब जुड़ जाते हैं तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है, और एंजाइम की शेप तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी, और इसका एक प्रोसेस फॉर्म हो जाएगा या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं ES कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पर अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट वाला कॉम्प्लेक्स हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव कोई चीज क्यों होती है? हाईली रिएक्टिव कोई चीज इसी वजह से होती है अगर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत अनस्टेबल है, ये हाईली रिएक्टिव है, और ये बहुत अगर हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है तो टूट के कुछ और बन जाएगा फटाफट। इसीलिए जो इसकी लाइफ होती है, जो इसकी ड्यूरेशन होती है बनने की, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। और फटाफट क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी वो सारी बॉन्ड्स ES एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की बॉन्ड्स तोड़ देती है, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करके ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से अब EP कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सॉरी, EP मतलब सब एक्टिव साइट ने क्या किया, एंजाइम और सबस्ट्रेट की बॉन्ड्स को तोड़ा और प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको हमने बोल दिया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, प्रोडक्ट अब निकल के बाहर चले जाता है और एंजाइम फिर से दूसरी सबस्ट्रेट की तलाश में इधर उधर घूमती है। अब हमारे पास बात ये रहती, क्या ये एंजाइम बुढ़ी हो गई, इसने एक बार सबस्ट्रेट को किया तो क्या ये मर गई? नहीं, जैसे एंजाइम पहले थी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद, ES कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, EP कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, जब ये P बाहर निकल गया, E अकेली रह गई, तो ये एंजाइम अभी भी पहले जैसी है जैसे स्टार्टिंग में थी। बस इसकी शेप तब चेंज होती है जब ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाती है। जब ये ES कॉम्प्लेक्स या EP कॉम्प्लेक्स बनाती है तब इसकी शेप चेंज हो जाती है, ताकि कोई और सबस्ट्रेट जो इसका वाला सबस्ट्रेट है वो इससे आके ना जुड़ जाए। ठीक है, तो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट सिलेक्टिव होती है, ES कॉम्प्लेक्स हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब हाईली अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और ये एसेंशियल होता है कैटालिसिस से। अगर ये हाईली स्टेबल होता तो ये ES कॉम्प्लेक्स ही बना रहता है, टूटता ही नहीं, और अगर ये टूटता ही नहीं तो एंजाइम कैटालिसिस नहीं कर पाती। तो कैटालिसिस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए ES कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत जरूरी है, और ES कॉम्प्लेक्स का हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव और शॉर्ट लिव्ड होना जरूरी है। एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड इन द एंड, आपको बताया ही था। शेप तभी चेंज होती है जब ES या EP कॉम्प्लेक्स बनता है, और एक्टिव साइड ब्रेक करती है ES एंजाइम और सबस्ट्रेट की केमिकल बॉन्ड और कन्वर्ट कर देती है EP कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। तो ये प्रक्रिया कुछ इस टाइप की होती है। एस पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे और बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स एक्टिव साइट ने इसकी बॉन्ड्स तोड़ी और ये बन गया EP कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने बोला एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाता है और एंजाइम किसी और की तलाश में निकल जाता है। तो प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और एंजाइम फिर से किसी और सबस्ट्रेट की तलाश में घूमती रहती है। तो एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, और एक्टिव साइट सबस्ट्रेट सिलेक्टिव होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन लर्न कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे एंजाइम्स की दुनिया में। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलता है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से एंजाइम और प्रोडक्ट के बनने तक, मतलब सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट तक, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने तक बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं जो कि अनस्टेबल होती है। जैसे कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ES, अभी बताया था ना ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे पाए जाने वाले ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब क्या होता है, एंजाइम जो सबस्ट्रेट है ना, उसको इस ट्रांजिशन स्टेट तक, उसको इस ES कॉम्प्लेक्स, फॉर एन एग्जांपल ES कॉम्प्लेक्स तक, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स
बनाने में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब ES कॉम्प्लेक्स बन गया, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो मुझे पता ही है कि वो तो हाईली अनस्टेबल है, उसका तो टूटना है ही है, और उसका EP और फिर E+P में कन्वर्ट होना है ही है। मतलब एक बारी E और S मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए मेरा, उसके बाद प्रोडक्ट बनना तो निश्चित ही है। पर सबस्ट्रेट को ES कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट, ऐसी एनर्जी जो सबस्ट्रेट के द्वारा रिक्वायर्ड होती है टू गो और टू रीच टूवर्ड्स द ट्रांजिशन स्टेज, ताकि वो ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंच पाए। ठीक है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही एस कॉम्प्लेक्स बनता है वैसे ही वो टूट पाट के प्रोडक्ट में बन जाता ही है। ठीक है, अब एंजाइम क्या करता है? एंजाइम हेल्प करता है सबस्ट्रेट को ES कॉम्प्लेक्स बनाने में और इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में। मतलब अगर इसको पहले इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी तो एंजाइम कहते तू मेरे पास आ जा, कौन? सबस्ट्रेट, मैं तेरी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कर दूंगा। मतलब वो इतनी कम कर देता है। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट अब बड़े ही इजीली ES कॉम्प्लेक्स बना सकता है और फिर प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। तो एंजाइम, अगर क्वेश्चन आए कि एंजाइम ऐसा करता क्या है, ऐसा कौन सा जादू करता है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ा देता है, तो एंजाइम क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? लोअर कर देता है, बहुत कम कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट से ES कॉम्प्लेक्स या सबस्ट्रेट से वो वाली ट्रांजिशन स्टेट्स बहुत इजीली बन जाती हैं और उसके बाद प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसके थ्रू समझिए, ES कॉम्प्लेक्स एक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है। मतलब ये अनस्टेबल होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट चेंज कर रहा है ना प्रोडक्ट में। एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है नीडेड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेज रीच करने की एनर्जी है बाय सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को चाहिए होती है। एंजाइम, अब मेन लाइन ये है कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे करता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जितनी एनर्जी इसको चाहिए उसी को ही कम कर देता है, तो वो इजीली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो सकता है। तो अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो यहां पर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेज यहां पर बनना था, ये ट्रांजिशन स्टेज है। बिना एंजाइम के उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, यहां से लेकर यहां तक, उसके पास इतनी थी, उसको इतनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये हो गई यहां से लेकर ऊपर से लेकर यहां तक जो उसके पास है, इतना लीप हो गया, इतना डिफरेंस हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। पर एंजाइम क्या कर देता है? इसको इतना कम कर देता है, इसको इतना ज्यादा कम कर देता है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ठीक है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एंजाइम के साथ है। एंजाइम जब है तब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। ये एक्टिवेशन एनर्जी तब थी जब एंजाइम नहीं थी। तो ये ट्रांजिशन स्टेज रीच जल्दी करवा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कम कर रहा है ताकि ये प्रोडक्ट पे पहुंच पाए। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट में बनने में, ये आप थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा, ये इधर ही रहता है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ये होगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज इक्वल रहेंगी। ठीक है, बस ये और ये लोकेशन सेम रहेगी, बस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी यहां पर अब कम है। ठीक है, पहले ज्यादा चाहिए थी विदाउट एंजाइम, अब एंजाइम आ गई है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो ये जल्दी देगी। अच्छा, सबस्ट्रेट के पास जितनी एनर्जी थी प्रोडक्ट के पास उससे, मतलब आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ये एनर्जी देगी। ये वो रिएक्शन है जो एनर्जी देगी। अगर सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोडक्ट होता है मतलब एनर्जी सप्लाई करनी है, अगर सबस्ट्रेट से नीचे प्रोडक्ट होता है तो एक्सोथर्मिक है। आप ये केमिस्ट्री में बहुत डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट से अगर नीचे प्रोडक्ट आ जाता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये प्रोडक्ट बनने पे बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि एंजाइम रेट को बढ़ाता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब चलते हैं, तो ये यहां पर अब समाप्ति कर लेते हैं। हमें पता चल गया एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, टेम्परेचर, पीएच,
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इनके बारे में हमें पता चल गया कि इनके क्या इफेक्ट्स हैं, हमें पता चल गया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हमें ये पता चल गया एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी की बेसिस पे काम करती है, हमें ये पता चल गया इनहिबिटर्स क्या होते हैं और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिग्रेड कर देते हैं, और हमें ये भी पता चल गया कोफैक्टर्स क्या होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को और ज्यादा कैटालिटिकली बढ़ा देते हैं, और 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस एंड को एंजाइम्स। तो आपको ये भी याद हो गया, तो आपका ऑलमोस्ट एंजाइम्स कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट ऑफ द एंजाइम में हमें ये पढ़ना है कि एंजाइम का नोमेनक्लेचर और उसके टाइप्स, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी चीजें अब हम पढ़ लेते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर में ज्यादा कुछ टेंशन लेनी नहीं, बस हमें एक लाइन याद करनी है कि एंजाइम्स का नामकरण या एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर 4 डिजिट्स के बेसिस पे होता है। मतलब एक एंजाइम का नाम हम देते हैं तो 4 डिजिट्स के बेसिस पे हम उसको देते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एंजाइम्स की 6 क्लासेस और 4 से 13 सब क्लासेस होती हैं। आइए हम उन 6 सब क्लास 6 क्लासेस को पढ़े। 4 से 13 सब क्लासेस भी होती है उन क्लासेस की, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 6 मेन क्लासेस पढ़ेंगे एंजाइम्स की, उनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहली होती है लाइगेज, एल फॉर लाइगेज, एल फॉर लिंकिंग। ये ऐसी एंजाइम की क्लास है, मतलब अगर कोई रिएक्शन किसी भी चीज को चिपका रही हो, एल फॉर लाइगेज, एल फॉर लिंकिंग या ज्वाइनिंग, अगर 2 रिएक्टेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हो, लिंक हो रहे हो, तो उस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम होगा लाइगेज। तो कैटलाइजिंग, ऐसी एंजाइम्स जो कैटलाइज करती है रिएक्शंस जो कि लिंकिंग और ज्वाइनिंग की होती है। जैसे अगर मुझे कार्बन और ऑक्सीजन को ज्वाइन करवाना है या फॉस्फेट और ऑक्सीजन को ज्वाइन करवाना है, तो मैं कौन सी एंजाइम की क्लास का यूज करूंगा? लाइगेज का। बात करेंगे आइसोमेरेज। अगर एक रिएक्टेंट अपने ही किसी पोजिशनल ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर में इंटर कन्वर्ट हो रहा हो, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, तभी वर्ड यूज आया आइसो। आइसो मतलब सेम। आइसोमेरेज वो वाली एंजाइम्स होती हैं जो ऐसी रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं जिसमें एक रिएक्टेंट अपनी ही फॉर्म्स चेंज कर रहा हो। फॉर्म्स जैसे चेंज कर रहा हो, अपना पोजिशनल, स्ट्रक्चरल या ऑप्टिकल आइसोमर में इंटर कन्वर्ट हो रहा हो। अब ये क्या होते हैं, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो पोजिशनल, ज्योमेट्रिकल या स्ट्रक्चरल आइसोमर में कोई रिएक्टेंट चेंज हो रहा हो अपने ही, तो उस रिएक्शन को कैटलाइज कौन सी एंजाइम करेगी? आइसोमेरेज। थर्ड होती है लाइज। ये वो रिएक्शंस को कैटलाइज, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो ऐसे रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं जहां पर 2 सबस्ट्रेट्स पे 2 ग्रुप्स लगे होते हैं और ये 2 रिएक्टेंट्स खुद चिपक जाते हैं और ग्रुप्स चिपक के अलग हो जाते हैं। मतलब सबस्ट्रेट एक साथ चले जाते हैं और जो उनके ग्रुप्स उनसे जुड़े हुए थे वो अलग चले जाते हैं। और एक खास बात ये है कि सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट में जो अभी एक बॉन्ड थी ना पहले, वो अब डबल बॉन्ड में चेंज हो जाती है। देखिए कैसे, अगर कार्बन पे X था और इसी कार्बन पे Y था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थी, तो अगर मैंने इसमें लाइज डाला तो ये X एंड Y जो कि इन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, X और Y अलग हो जाएगा और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड थी वो डबल हो गई। मतलब कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ग्रुप्स को हटा देता है और डबल बॉन्ड्स बना देता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थी ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बना देता है। पर इस बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोलिसिस नहीं कहा जाना चाहिए, मतलब पानी की हेल्प से ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइज ऐसी हर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा एक्सेप्ट हाइड्रोलिसिस, पानी वाली को नहीं करेगा। तो अगर पानी से अगर ये काम हो रहा हो, अगर यही काम अगर हम पानी की हेल्प से कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्पेशल एंजाइम की क्लास बना दी गई है हाइड्रोलाइज। मतलब लाइज ही है और उसके आगे हाइड्रो लगा दिया, हाइड्रो मतलब पानी। तो ये कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ, मतलब पानी की प्रेजेंस में अगर हम ईस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ये हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, कि कैसे 2 प्रोटीन्स मिलते थे, कैसे 2 कार्बोहाइड्रेट्स मिलके एक मतलब ये मिलके बॉन्ड्स बनाते थे, है ना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैसे बनती थी, तो वो हाइड्रोलेस की हेल्प से, मतलब हाइड्रोलिसिस करा जाता है। तो अगर हाइड्रोलिसिस की हेल्प से यही काम हो रहा हो तो हाइड्रोलेस, अगर यही काम विदाउट हाइड्रोलिसिस किसी और प्रक्रिया से, किसी और मैकेनिज्म से किया जा रहा हो और डबल बॉन्ड बना दी जा रही हो और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स कर दिया जा रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे लाइज, ठीक है। तो कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक क्लास होती है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या होता है, S1 की शादी एक ग्रुप से हुई है, एक हमारे पास दूसरा सबस्ट्रेट होता है, उसको उससे प्यार हो जाता है, तो कहता है तू मेरे को अपनी वाइफ दे दे। तो S1 का ग्रुप S2 छीन के निकल जाता है और S1 अकेला रह जाता है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है, इसको कैटलाइज करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स होती हैं ट्रांसफरेज। ये तलाक वाली रिएक्शन है, ये तलाक वाले एंजाइम है, मतलब ये वो एंजाइम्स हैं जो तलाक करवाते हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जहां पर एक ग्रुप, नॉट हाइड्रो
हाइड्रोजन, अब ये ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन पक्का होता है क्योंकि, तो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन के अलावा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप चुरा देता है। मतलब S1 के पास अगर ग्रुप है, S1 की शादी G से हुई है और S2 अकेला है, तो अगर मैंने ट्रांसफरेज डाला तो S2 के साथ G की शादी हो जाएगी और S1 रह जाएगा अकेला। मतलब S1 से S2 ने G छीन ली, पर G कौन नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अगर एक से दूसरे सबस्ट्रेट अपने ग्रुप्स को छीन रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कैटलाइज कौन करता है? ट्रांसफरेज। ठीक है, तो लाइगेज वो हो गया जो लिंकिंग और ज्वाइनिंग करवा रहा हूं। आइसोमरेज वो हो गया जो पोजिशनल स्ट्रक्चरल या पोजिशनल ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इंटरचेंज करवा रहा हूं। लाइगेज वो होता है जब एक्सेप्ट हाइड्रोलिसिस सबस्ट्रेट से उनका ग्रुप छीन लिया जा रहा हो और डबल बॉन्ड बना ली जा रही हो। हाइड्रोलेज वो होता है जब हाइड्रोलिसिस किया जा रहा हो ईस्टर का, ईथर का, या फिर किसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का या पेप्टाइड बॉन्ड का। ट्रांसफरेज तब होता है जब हम एक सबस्ट्रेट से उसका ग्रुप छीन के दूसरे सबस्ट्रेट को दे देते हैं, ट्रांसफरेज। नेक्स्ट टाइप का अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं, लास्ट क्लास ऑफ द एंजाइम्स। के ध्यान, लास्ट क्लास ऑफ एंजाइम भी अब आप ध्यान से सुनिए, पर इसको ज़्यादा अपने दिमाग में मत लीजिएगा बिकॉज ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर एक सबस्ट्रेट रिड्यूस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए और जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस हो जाए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जहां पर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और एक रिएक्टेंट रिड्यूस होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो अगर यहाँ पर हो रहा हो तो उनको कैटलाइज करने वाली एंजाइम्स को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, या फिर हम इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन का छीनना भी यही होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का छीनना भी यही होता है रिडक्शन टाइप का। तो कैटलाइजिंग ऑक्सीडो रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट्स, ठीक है, या रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज करना। अगर एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज है, दूसरा रिड्यूस है, तो पहला वाला जो ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस कर दिया और दूसरा वाला जो रिड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऐसे रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाली एंजाइम का नाम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की लेन देन से ही होता है। वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि जब ऑक्सीडो रिडक्शन होता है दो सबस्ट्रेट्स का, तो हम उसको बोलते हैं, उस एंजाइम, उस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाली कौन सी क्लास होती है एंजाइम की? ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सो दैट इज ऑल विद दिस चैप्टर। चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। If you like my work, hit the like button, subscribe my channel for more such videos and share these among your friends so that they also could be benefited from it. If you have any doubt, any query, feel free to reach me through the comment section or my Instagram account. See you soon in another video. Until then, take care.